अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मेरे बच्चे हमारे पास हीटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जो कि कितना हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रहा है उसको मेजर करने का काम करती है। यानी कि कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ, कितना हीट एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में गया, इसको मेजर करने का काम कौन करता है? आपका कैलोरीमीटर करता है। तो आज के लेक्चर में हम इस कैलोरीमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर बॉडी, इसको पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे और साथ ही साथ हीटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चे ये लेक्चर कंटिन्यूटी में है लेक्चर नंबर 10 के साथ। लेक्चर नंबर 10 अगर आपने देखा हुआ है कि जिसके अंदर मैंने आपको हीट की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था, तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज ये लेक्चर समझने में आपको थोड़ी बहुत दुश्वारी रहेगी। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि ये हमारे कोर्स में कहाँ पर है। देखो मेरे बच्चे, मेरा मकसद क्या है कि पाकिस्तान भर में जितने भी बोर्ड्स हैं सबको मिलाकर चला जाए। तो मैं एक सेंट्रल सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ। आप में से बाज़ लोगों की किताब में ये चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से है, बाज़ की किताब में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का अलग चैप्टर है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अलग है, सेकंड लॉ का अलग है। बाज़ की किताबों में कॉन्सेप्ट्स इन हीट अलग है, थर्मोडायनेमिक्स अलग है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी तरतीब पे काम किया कि मैंने पहले हीट के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको अलग कर लिया। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? कॉन्सेप्ट्स इन हीट। ये उसका लेक्चर नंबर 11 है और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर रहेगा इस हीट का। इसके बाद हमारी थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज शुरू होगी जिसमें 6 या 7 जितने भी लेक्चर्स हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एंट्रोपी वगैरह, उसके प्रोसेसेस, वो सारे के सारे हम थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट में कवर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। देखो मेरे बच्चे, थोड़ी सी एक दो चीज़ें अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं। हमने ये बात पढ़ी थी कि आप जब कभी भी किसी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, आप क्या करते हो? किसी भी बॉडी को आप हीट करते हो। तो मेरे बच्चे, जब आप उसे हीट देते हो तो वो हीट आपके पास दो में से एक काम करती है। क्या मतलब सर? या तो मेरा बेटा वो जो हीट है वो उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज करती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाती है, या आप कहोगे इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है या इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। या और जब आप किसी बॉडी को हीट देते हो या हीट करते हो तो क्या होता है मेरा बेटा? इसका स्टेट चेंज होता है। और मैंने यहाँ पे जो और लिखा है, ये और लिखने की रीज़न ये है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अगर आपके हीट देने पर बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जहन में रखिएगा कि इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा होगा। इसका जो स्टेट है वो मेरे बच्चे कैसा रह रहा होगा? कांस्टेंट रह रहा होगा। ठीक है, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो स्टेट कांस्टेंट है। सॉलिड है तो सॉलिड की हालत में ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड है तो लिक्विड की हालत में ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस है, वेपर स्टेट है, तो उसी हालत में टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फिर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। टेम्परेचर कैसा रह रहा होगा? टेम्परेचर मेरा बेटा आपके पास कांस्टेंट रह रहा होगा। समझ में आती है बात? फिर हमने इसकी बेस पर हीट की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। हमने कहा अगर आप किसी बॉडी को हीट दो और बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो ऐसी हीट को मेरे बच्चे हमने क्या नाम दिया था? हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, वो भी हीट कैपेसिटी के खानदान में से हैं। फिर अगर आप किसी बॉडी को हीट दो और मेरे बच्चे उस बॉडी का स्टेट चेंज हो जाए तो ऐसी हीट को हमने क्या नाम दिया था? लेटेंट हीट, हिडन हीट, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
या इसको हमने इसके दो और सब कैटेगरीज पढ़ी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गोया के वो हीट जो बॉडी का स्टेट सॉलिड से लिक्विड में ले आए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गोया के वो हीट जो बॉडी का स्टेट लिक्विड से गैस में ले आए। और फिर हमने इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल भी लेक्चर नंबर 10 में देखे थे। ठीक है भैया, अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि हीटिंग कर्व का है। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टारगेट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपके सामने डिस्प्ले करा रहा हूं। हीटिंग कर्व से रिलेटेड भी एक टारगेट क्वेश्चन है और उसके बाद जो हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे उससे रिलेटेड भी टारगेट क्वेश्चन है। उसके आंसर्स भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आपने तसल्ली से देखना है। अगर तो आपसे ये सवाल हल हो रहे हैं तो आगे का लेक्चर आपके लिए बिल्कुल बेमायने फजूल है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन अगर नहीं हो रहे तो आप देख लो कि ये माजी में क्वेश्चंस आए हुए, यूनिवर्सिटी इनकी साथ मेंशन है, तो हमसे फिर ये सवाल होने चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो हीटिंग कर्व है वो क्या चीज़ है। अगर आप किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके और टाइम के दरमियान में एक कर्व ड्रॉ करते हो तो उसको आप कहते हो आपका हीटिंग कर्व। यानी कि आपने वाई एक्सिस के ऊपर क्या ले लिया मेरा बेटा, टेम्परेचर, कैपिटल टी इज टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले लिया मेरे बच्चे, टाइम, स्मॉल टी से क्या आ गया आपके पास, टाइम आ गया। ठीक है, अब सूरत हाल क्या है, आपके पास कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको मान लो वो भी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, होता क्या है भाई, अगर मैं रिवाइज करा दूं, कोई भी बॉडी जब सॉलिड स्टेट में होती है आप उसे हीट करते हो तो वो हीट एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बनती है। आप हीट देते हो, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी सॉलिड स्टेट में रहते हुए मैक्सिमम हो जाती है और आप कहते हो ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया। अब मेल्टिंग पॉइंट पे जब आप मजीद एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी मजीद नहीं बढ़ सकती क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो ऑलरेडी मैक्सिमम है। तो वो जो आप एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी एट द मेल्टिंग पॉइंट, वो इस्तेमाल करता है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्टेट चेंज करता है। सॉलिड से जाता है लिक्विड में, फिर लिक्विड में आप उसे हीट एनर्जी देना शुरू करते हो, फिर मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि लिक्विड के अंदर आकर नए पैरामीटर्स मिल जाते हैं। जैसे नया लेवल अनलॉक होता है वैसे नए पैरामीटर्स मिल जाते हैं कि अब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी और बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू दैट इन सॉलिड्स। तो लिक्विड के अंदर फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है जब आप हीट देते हो। होते 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 एक पॉइंट आता है जब आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है। ये वो पॉइंट है जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, अब मजीद नहीं बढ़ेगी। जब आप हीट एनर्जी दोगे तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा और लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। फिर वेपर स्टेट में जब आप हीट एनर्जी दोगे तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी मजीद क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस पूरी कहानी को इस कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर टाइम कर्व में। ये आपके पास कहलाता है किसी भी बॉडी का हीटिंग कर्व। ठीक है भैया, अब देखो पहले मैं यहां ड्रॉ कर दूं फिर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ये मेरा बेटा हमारे पास जो है ना वो हीटिंग कर्व बना है। ठीक है, इसको भी यहां से हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें ताकि हमारे पास ये सारी चीज़ें भी हो जाएं। ठीक है, एक मिनट, इसको अगर हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टेम्परेचर है। ठीक है सर, अच्छा यहाँ पे भी हम इसके पैरामीटर्स भी मार्क कर देते हैं। ये वाला जो हमारा पैरामीटर है, लेट्स से दिस इज़ T1, इसकी बेस पे हमारे पास सवाल भी आए हुए जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और ये वाला जो हमारे पास है ना, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है जनाबे वाला T2, दिस इज़ अवर टेम्परेचर T2। ठीक है, अब आप देखो कि इसके अंदर हो क्या रहा है, गौर से देखना। अब देखो मेरा बेटा, देखो भैया यहाँ पे अब जरा, अब देखो मेरा बेटा, ये जो आपके पास पहली लाइन है, ये पहली लाइन क्या शो कर रही है, ये वाली लाइन, इसको मार्क भी कर देते हैं। इसको मैंने कह दिया लेट्स से O पॉइंट, लेट्स से A पॉइंट, लेट्स से B पॉइंट, लेट्स से C पॉइंट, लेट्स से D पॉइंट, लेट्स से E पॉइंट। ठीक है, आपने किसी बॉडी को जब हीट करना शुरू किया तो इस तरह का आपके पास एक कर्व निकल कर आएगा जिसको आप क्या कह रहे हो, आपका हीटिंग कर्व। ठीक है,
जब आपने हीट करना शुरू किया था इस पॉइंट पे, तो आपकी बॉडी सॉलिड थी, सॉलिड स्ट्रक्चर में थी। तो ये वाला जो आपकी लाइन है ना, ये आपके पास क्या कहलाएगी मेरा बेटा, ये आपके पास कहलाएगा हीटिंग ऑफ सॉलिड। आप किसको हीट कर रहे हो, सॉलिड को हीट कर रहे हो। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे सर, देखो इस पॉइंट पे टेम्परेचर यहाँ था, जब आप यहाँ पे आ गए कुछ टाइम के बाद हीट करते करते आप यहाँ कहीं पे आ गए, तो आप देखो टेम्परेचर बढ़ गया। भाई वाई एक्सिस पे आप जितना ऊपर जाओगे वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जब आप कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ गए तो देखो टेम्परेचर ये हो गया। गोया कि आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो और उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बढ़ते बढ़ते अब ये पॉइंट आ गया जिसको आप कह रहे हो पॉइंट ए। ये कौन सा पॉइंट है, मैंने क्या बताया था, आपने सॉलिड बॉडी को हीट किया, हीट करते 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 आपके पास वो पॉइंट आएगा जिसको आप मेल्टिंग पॉइंट कहते हो, यानी कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी मजीद बढ़ाई नहीं जा सकती। अब अगर मजीद नहीं बढ़ाई जा सकती तो फिर इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो T1 टेम्परेचर है ये क्या है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट, या जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट भी कह रहे होते हो। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे जब आपके पास रिवर्स काम चल रहा है, या भी तो आप हीट कर रहे हो तो सॉलिड मेल्ट करेगा, जब फ्रीज कर रहे होगे तो इसी पॉइंट पर लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये वाला जो आपका है, ये वाला जो आपका है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा बेटा आपके पास स्टेट चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। और स्टेट चेंज में क्या हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। यानी कि अब आप नोट करो, ए पॉइंट और बी पॉइंट का टेम्परेचर एक बराबर है। यही बात हमने पढ़ी हुई थी कि जब स्टेट चेंज होगा तब टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो देखो आपको यहाँ पे टेम्परेचर कैसा नजर आ रहा है, T1, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर ही, इस पॉइंट पर ये सॉलिड था और मेल्टिंग पॉइंट पर ही इस पॉइंट पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इस ड्यूरेशन में, इतने टाइम इंस्टेंट में, यहां से लेकर यहां तक के टाइम फ्रेम में आपने जितनी हीट एनर्जी दी वो सारी की सारी स्टेट चेंज में गई, टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं गई। ठीक है सर, अब आगे देखो जरा, ये जो चीज है अब आपके पास वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, यहां पे बी से सी की तरफ जाते हुए मेरा बेटा आप हीट कर रहे हो। और आप हीट किसे कर रहे हो, आप लिक्विड को हीट कर रहे हो। भाई जब आप लिक्विड को हीट कर रहे हो तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, भाई देखो ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे टेम्परेचर देखो T1 था, आप आगे गए ये T1 से टेम्परेचर बढ़ गया, और आगे गए और बढ़ गया, C तक आते आते T2 हो गया। Y पे आप जितना ऊपर जाओगे गोया के वैल्यू जो भी आपने Y पे ली हुई है वो उतनी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो समझ में आ रही है ये बात कि जब आप B से C पे जा रहे हो तो आपके पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, गोया कि उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। होते होते आप सी पॉइंट पे आ गए। ये वो पॉइंट है कि जहां पर आपके पास मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी मजीद लिक्विड स्टेट में नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपका ये कौन सा पॉइंट आ गया है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट पे जब आप मजीद हीट दोगे, क्योंकि आप तो हीट दिए चले जा रहे हो, ठीक है, जब आप मजीद हीट दोगे फिर क्या होगा, फिर स्टेट चेंज होगा। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे फिर स्टेट चेंज होगा। जब आप लिखोगे ना नोट्स में तो आप पूरा लिखना CHANGE स्टेट चेंज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर स्टेट में या लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब डी पॉइंट से आगे जब आप जा रहे हो तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप गैसियस स्टेट को हीट कर रहे हो या आप वेपर्स को हीट कर रहे हो। यानी कि वो जो भी मटेरियल था उसकी जो वेपर स्टेट थी, अब आप उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, और उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया? ठीक है सर, समझ में आ गई। अब इसके अंदर अगर आपको मैं बताऊं कुछ चीजें और, तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये वाली जो लाइन है OA लाइन जो आपको नजर आ रही है, OA लाइन, इसका मान लो यहाँ से कुछ एंगल बन रहा है, इसको मैंने अल्फा कह दिया। ये जो BC लाइन नजर आ रही है, इसका अगर मैं यहाँ से कुछ एंगल बनाऊँ, मान लो इसको मैंने बीटा कह दिया। ये जो DE लाइन नजर आ रही है, इसका भी यहाँ से कुछ एंगल बन रहा है, मान लो इसको मैंने गामा कह दिया, अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया सर? अब इनका फायदा क्या है, या बिलाल भाई इनका फायदा क्या है, इससे हमें क्या चीज पता चलती है? अभी तक देखो, अभी यहाँ पे लिखना है मैंने सब। अभी तक आपको क्या पता चला कि आपके पास कोई भी एक बॉडी थी, उसका एक सर्टेन मास था। जब आप उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हीट किए चले जा रहे हो तो उसका टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, उसका स्टेट कैसे वेरी करेगा। पहले सॉलिड में रहते हुए टेम्परेचर बढ़ा, फिर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज द मेल्टिंग पॉइंट, फिर लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर बढ़ा, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और उसका स्टेट चेंज हुआ, फिर फर्दर टेम्परेचर बढ़ा। ये समझ में आता है? आता है। अब मान लो हम ये जिस इसकी बात कर रहे थे ना, मान लो हम ये जिस
ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे वो ये ऑब्जेक्ट था, सॉलिड स्टेट का ये ऑब्जेक्ट था जिसके हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया। भाई साहब मान लो इसका मास कितना है, m के बराबर इसका मास है और मैं इसको हीट कर रहा था। अब जाहिर है जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो मैं इसको हीट किसी सोर्स से सप्लाई कर रहा हूँ, जैसे चूल्हा एक सोर्स है, ऐसे किसी सोर्स से इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ। मान लो जो मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा था वो कांस्टेंट रेट पे कर रहा था और उसको मैंने कह दिया P। सर P तो पावर होता है। हाँ तो पावर क्या होती है? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही होती है ना पावर। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल मिसाल से समझाते हैं, मान लो मैंने इसको जो हीट सप्लाई करी वो ऐसे करी कि मैं इसको 10 जूल पर सेकंड देगा। भाई यही हो गया ना, यही चीज़ तो लिखी हुई है और क्या लिखा हुआ है, इसी को पावर कहते हैं। 10 जूल पर सेकंड का मतलब क्या है कि भाई मैंने इसको हीट करने के लिए एक कांस्टेंट स्टेडी सोर्स कनेक्ट की थी। मैंने इसको हीट करने के लिए एक ऐसी सोर्स कनेक्ट करी कि जो हर सेकंड में 10 जूल दे रही है। मिसाल दे रहा हूं 10 जूल, हर सेकंड में 10 जूल दे रही है, हर सेकंड में 10 जूल दे रही है। तो कांस्टेंट रेट से पावर सप्लाई हो रही है या कांस्टेंट रेट से हीट एनर्जी दे रहा हूं इससे मैं, वो कितनी भी हो सकती है, 10 जूल, 12 जूल, 1000 जूल, 1 करोड़ जूल, ठीक है। तो जो भी है टी टाइम में, यूनिट टाइम में क्यू एनर्जी जा रही है। आपने बोला ठीक है सर। अगर यहां से आपको निकालना हो क्यू का वैल्यू कि कितनी एनर्जी आपने सप्लाई करी, तो कैसे आएगा? P मल्टीप्लाई बाई टी से आ जाएगा। ये क्या है? रेट ऑफ हीट सप्लाइड टू द मटेरियल। और ये क्या है? टाइम टेकन। क्या मतलब सर, जरा समझाइएगा। भाई मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल जरा समझो। मैंने कहा मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई कर रहा हूं और जो हीट सप्लाई कर रहा हूं तो इसका जो रेट है वो क्या है? 10 जूल पर सेकेंड। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ कि 60 सेकेंड में कितनी हीट सप्लाई की गई। ये सिंपल सा एक मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये एक्सप्रेशन समझा सकूं। सवाल क्या है भाई? सवाल ये है कि मैं ये जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं जिसकी बात कर रहा हूं इसमें मैंने एक हीट सोर्स कनेक्ट करी जो कि 10 जूल पर सेकेंड के रेट से क्या कर रहा है? हीट दे रहा है, ठीक है सर। और आपने बताना है कि 60 सेकेंड में उसने कितनी हीट दे दी। तो आप बोलोगे सर कोई मसला ही नहीं है, क्या फॉर्मूला है? Q इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई टी। पावर कितनी है? 10 जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 जूल दे रहा है तो 60 में कितने देगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 60। तो गोया के टोटल हीट इन 60 सेकंड, 1 मिनट में टोटल कितना दे दिया भाई? 600 जूल दे दिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपके पास फॉर्मूला है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हीट कितनी दी गई बॉडी को। आपने बोला ठीक है सर। अच्छा, अब मेरे बच्चे जरा गौर से देखना, अगर हम OA वाले सेगमेंट की बात करें, ये जो OA वाला सेगमेंट है, अगर मैं OA वाले सेगमेंट की बात करूं तो OA वाले सेगमेंट में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है? तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो स्टेट चेंज होता ना, वो तो ये रहा, वो ये रहा। पर समझ में आ रहा है? यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब जो हीट मैं O से लेके A तक में सप्लाई कर रहा हूं इसका मतलब वो हीट कैपेसिटी में जाएगा। तो गोया के मैं कहूंगा Q का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? P मल्टीप्लाई बाई टी। और जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो O से A के दरमियान में, ये क्या कर रही है? ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, गोया के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। गोया के ये क्या है? हीट कैपेसिटी है। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q हीट कितनी सप्लाई करी, M बॉडी का मास कितना था, C इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट क्या है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप इसको इक्वेट कर दो, ये इतनी जो कहानी सुना रहा हूं ना ये कुछ समझाने के लिए जिसका हमारा सवाल है। अगर आप इसको इक्वेट कर दो भाई, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर आप इक्वेट कर दो तो क्या बनता है भाई? P मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू मेरे बच्चे MC डेल्टा T। आपने बोला ठीक है सर, सही हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने कुछ नहीं करना, इस T को इधर ले आओ और इस MC को इधर ले जाओ। ठीक है सर, और बताएं। ये बन गया मेरे बच्चे डेल्टा T डिवाइडेड बाई टी। भाई जब ये इधर चला जाएगा तो डेल्टा T अपॉन टी और MC इधर आ गया, तो ये होता है P डिवाइडेड बाई M इंटू C। आपने बोला ठीक है सर। अब आप नोट करो तो आपको ये नजर आ रहा है मेरे बच्चे, ये जो आपको डेल्टा T डिवाइडेड बाई टी लिखा नजर आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूं ये स्लोप ऑफ OA है? बोलो, इस लाइन का स्लोप नजर आ रहा है आपको ये? हाँ या ना? सर स्लोप कैसे निकालते हैं? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X।
स्लोप कैसे निकालते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, स्लोप ये बताता है कि कोई भी लाइन कितनी इंक्लिनेशन पे, जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, एक लाइन ऐसे है बिल्कुल एक्स की तरफ झुकी हुई है, एक लाइन ऐसे एक्स से काफी उठी हुई है, तो जो चीज इनको डिफरेंशिएट कर रही है वो स्लोप है, इंक्लिनेशन, ढलान ऑफ अ लाइन। तो जो जितना वाई के नजदीक होता है उसका स्लोप उतना ज्यादा होता है, जो जितना एक्स की तरफ होगा इसका मतलब ढलान कम है, स्लोप क्या है? कम है। तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से, या टेंजेंट ऑफ द एंगल। ध्यान में रखना भाई, स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले ध्यान में रखना। एक और भी होता है डेरिवेटिव, वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। एक क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने काइनेमेटिक्स में ग्राफ में भी बहुत दफा पढ़ा है। दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास है इसका जो भी एंगल होता है, जैसे अगर इसके स्लोप की बात की जाए, OA के स्लोप की, तो क्या बनेगा? टेंजेंट ऑफ अल्फा, टेंजेंट ऑफ अल्फा। बोला ठीक है सर। ये नजर आ रहा है ये चीज क्या है? ये चीज आपको स्लोप बता रही है। आपने बोला ठीक है सर। अच्छा, स्लोप के बारे में एक और चीज समझ लो जरा, यहाँ पे आगे चलने से पहले अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करूं, ये मान लो मेरे पास दो मैंने ऐसे एक्सेस दिखा दिए, ठीक है सर। यहां पे मैंने आपको दो लाइनें ड्रॉ करके दिखा दी, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार इनमें से किसका स्लोप ज्यादा है और किसका स्लोप कम है? तो आप बोलोगे सर ये जो बी वाली लाइन है ना, इस बी वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है और ए वाली लाइन का स्लोप कम है। सर कैसे पता चला ये? अरे भाई स्लोप क्या बताता है? इंक्लिनेशन, ढलान। जो लाइन एक्स के जितना पैरेलल होगी इसका स्लोप उतना कम होगा, जो लाइन वाई के जितना नजदीक होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। सही है। वरना और तरीके से भी देख लो, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट जीरो क्या होता है? जीरो होता है। और टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो जब आप ये टेंजेंट 0 डिग्री 0 और टेंजेंट 90 इन्फिनिटी, यहां पे स्लोप 0 है। जैसे जैसे आप यहां से y की तरफ जा रहे हो, टेंजेंट थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। यहां पे टेंजेंट थीटा 0 था और टेंजेंट थीटा क्या है? स्लोप है। तो यहां पे स्लोप 0 था। जैसे जैसे एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, थीटा आपका 0 डिग्री से बढ़ के 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो स्लोप का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, टेंजेंट थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो ये ध्यान में रखेंगे। सही है। जो लाइन x के नजदीक स्लोप कम, y के नजदीक स्लोप ज्यादा। दूसरी चीज क्या? अगर आपके पास ऐसे एक लाइन है x के पैरेलल, तो भाई साहब इसका जो स्लोप है, स्लोप को m से भी शो करते हैं, वो 0 हो जाएगा। अगर कोई लाइन ऐसे y के पैरेलल है तो भाई साहब इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तभी मैंने बताया था कि आपके पास जब आप x से y की तरफ जाते हो तो आपका स्लोप क्या हो रहा होता है जनाबे वाला? बढ़ रहा होता है। ठीक है सर, समझ में आ गई? ये कुछ बुनियादी बातें रिवाइज करा दी। तो ये आपको क्या बता रहा है जनाब? स्लोप बता रहा है। आपने बोला ठीक है सर स्लोप बता रहा है, और बताएं। अरे भाई ग्रीन मार्कर कहाँ है? ये रहा। अब देखो इधर, अब हमारे पास ये जो आपको लिखा नजर आ रहा है P अपॉन M, ये जो लिखा नजर आ रहा है, P से क्या मुराद है? रेट एट विच हीट इज सप्लाइड। सर P तो पावर ऑफ द सोर्स है ना। अबे तो पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी दी, यही पावर है। यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी दी, तो पावर यानी कि रेट एट विच हीट इज सप्लाइड। और मैंने पूरी कहानी के आगाज में क्या कहा था कि रेट एट विच हीट इज सप्लाइड इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा। तो रेट एट विच हीट इज सप्लाइड इज कांस्टेंट। m क्या है? मास। अगर आप किसी बॉडी को हीट करोगे तो उसका मास तब्दील होगा? नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मोटे लोगों के लिए मेरे जैसे पतला होना मुश्किल था ही नहीं। क्यों? चूल्हे पे बैठ जाओ पतला हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो P भी कांस्टेंट है भाई साहब और M भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाऊं, तो ये क्या है भाई? डेल्टा T अपॉन T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस ऑब्जेक्ट की, और डेल्टा T अपॉन T क्या है? स्लोप है। तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि ये जो स्लोप ऑफ OA है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। भाई सॉलिड अभी O से A तक में आपका जो मटेरियल है वो किस हालत में है? सॉलिड स्टेट में है ना मेरे भाई, सॉलिड स्टेट में है। तो ये पता चल गया। इसकी बेस पे आपसे सवाल पूछता है आपका एग्जामिनर। अभी दिखाऊंगा सवाल। आपको इस लाइन के स्लोप से क्या मिलता है? आपको इस लाइन के स्लोप से मिलता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, दोनों चीजें मिल जाएंगी। क्यों सर? भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल गई तो हीट कैपेसिटी तो वैसे ही आ गई। कैसे सर?
अरे भैया हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास जो हीट कैपेसिटी है वो बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। पढ़ी हुई है ये चीज आपने। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो, देखो यहाँ पे m इंटू सी लिखा हुआ है, इस m इंटू सी की जगह पे आप हीट कैपेसिटी लिख दो तो क्या पता चलेगा, स्लोप हीट कैपेसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन में है। या अगर आपने P और M को कांस्टेंट करना है तो स्लोप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ क्या, इनवर्स रिलेशन में। इससे आपने सीखा क्या, जरा तहम्मुल से सुनना और समझना। सीखा क्या आपने, सीखा ये कि अगर किसी लाइन का स्लोप ज्यादा है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कम होने का मतलब क्या है, थोड़ी सी हीट टेम्परेचर चेंज कर देगी, थोड़ी सी हीट टेम्परेचर चेंज कर देगी, ज्यादा हीट नहीं चाहिए। अगर किसी लाइन का स्लोप कम है, लाइन बिल्कुल ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जैसे मान लो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये एक्स के करीब करीब है, ये एक्स से दूर दूर है, तो इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि इसका स्लोप कम है। तो अगर इस लाइन का स्लोप कम है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब उस मटेरियल को ज्यादा सारी हीट चाहिए उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए। क्लियर है भाई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, ऐसे ही है। तो भाई जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसको ज्यादा हीट चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर तब्दील हो सके। ठीक है सर, समझ में आ गई ये वाली बात हमें अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं। अब चलते हैं ए बी वाले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं ए बी वाले पॉइंट की तरफ। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड या हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। जब यहां पे आएंगे बीसी लाइन पर तो ये क्या बनेगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड या हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, फिर जब इस लाइन पर आएंगे डीई लाइन पर तो ये भी वही चीज होगी। देखा, आसान है ना, ये सीखा, ये ऑटोमेटिकली हो गया। बल्कि एक काम करते हैं, ए बी लाइन से पहले आपको बीसी और डीई लाइन बता देता हूं ताकि वो ज्यादा आसान हो जाए। अब देखो, अब आप खुद करोगे, यहां पे वीडियो को पॉज करो और ये सारा काम बीसी लाइन के लिए करो। देखो ये मैंने स्किप कर दिया, मुझे पता है, क्योंकि ये और ये एक जैसा होगा ना, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पहले कर लो ना ताकि आपके लिए आसानी हो जाए ना। ये हमने ऑलरेडी अभी सीखा ही है थोड़ी देर पहले। अब देखो, अब बीसी लाइन में क्या हो रहा है भाई, आप बीसी लाइन में क्या हो रहा है, देखो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहां पे क्या हुआ, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, मेल्टिंग पॉइंट पे आया, मेल्ट कर गया, अब लिक्विड बन गया। अब आप हीट दिए जा रहे हो, उसी रेट पे दे रहे हो जिस रेट पे पहले दे रहे थे, क्योंकि आपने हीट का रेट चेंज नहीं किया। मतलब पावर आपकी वही है डिवाइस की ना। तो यूनिट टाइम टी में क्यू अमाउंट हीट आ रही थी, या मान लो 10 जूल पर सेकंड, हर सेकंड में 10 जूल आप दिए जा रहे थे, वो अभी भी दिए जा रहे हो, तो उसमें कोई चेंज अभी भी नहीं आया। तो अब हम लाइन बीसी की बात करते हैं। बोला ठीक है सर, बताएं इसमें क्या हो रहा है जनाब। अब इसके अंदर अगर बात करें तो जो हीट आपने सप्लाई करी इस टाइम में, यहां से यहां तक में, इधर से इधर में, जो हीट आपने इस टाइम में सप्लाई करी इतने हिस्से में, उसको आप कैसे लिखोगे भाई, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सर ये डेल्टा टी क्यों है, यहां तो आपने टी कर दिया था। अरे भाई यहां पे भी ये डेल्टा टी ही था। डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1। बस फर्क ये था कि पहले हम OA लाइन की बात कर रहे थे, यहां पे टाइम t इक्वल 0 था और यहां पे मान लो टाइम t इक्वल 4 सेकंड था। तो 4 सेकंड माइनस 0 कितना आंसर आएगा, 4 ही आएगा। तो इसलिए मैंने डेल्टा टी को t ही लिख दिया था। लेकिन अब यहां पे ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो। मतलब यहां पे मान लो टाइम t इक्वल्स 0 था और यहाँ पे आपका टाइम T1 है, यहाँ पे टाइम T2 है, यहाँ पे टाइम T3 है, यहाँ पे टाइम आपका T4 है। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो T3 माइनस T2 की कर रहे हैं कि इस टाइम में आपने कितनी हीट दी, इस टाइम में, मतलब यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, समझ में आती, यहाँ से यहाँ तक में T3 माइनस T2। ठीक है सर, और मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये जो आप हीट दे रहे हो इस डेल्टा टी में, T3 माइनस T2 में, वो क्या कर रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन रही है। तो क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। सर ये वाला C सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में था, तो सॉलिड स्टेट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और होती है, लिक्विड की कुछ और होती है, वेपर की कुछ और होती है। क्लियर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ यूनिट मास। तो 1 किलोग्राम सॉलिड की कुछ और होगी, मतलब जैसे अगर एक मटेरियल एक ही है, मान लो आइस है, तो आइस की कुछ और है, जब वो आइस वाटर बन गया तो कुछ और है, जब वो स्टीम बन गया वाटर तो कुछ और है। क्लियर है।
ध्यान में रखेंगे। इक्वेट कर देंगे आप इसे तो क्या बनेगा, P इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू MC इंटू डेल्टा टी। बोला ठीक है सर, वही काम करेंगे, डेल्टा टी को वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। देखो सेम चीज़ हो गई, ये बन जाएगा आपका डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टाइम वाला डेल्टा टी, और ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा P अपॉन M मल्टीप्लाई बाय C, और यहाँ छोटा सा L लिख दिया जो ये बता रहा है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड है। अब आप देखो, आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है और ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये इस लाइन का स्लोप है, ठीक है। तो क्या पता चला आपको, आपने बोला ये क्या है भाई, ये है आपका स्लोप ऑफ लाइन BC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। यानी कि ये लाइन का स्लोप क्या बताता है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसकी, लिक्विड की। तो अगर ये लाइन का स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम का मतलब क्या है, ये ऐसा लिक्विड है जिसको थोड़ा सा भी आपने हीट एनर्जी दी तो इसका टेम्परेचर फौरन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ये लाइन ऐसे है, ऐसे ऐसे एक्स की तरफ झुकी हुई है तो इसका मतलब इसका स्लोप कम है, क्योंकि एक्स के जितना पैरेलल होगा इसका मतलब स्लोप उतना कम होगा, और स्लोप जितना कम होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी, तब जाके उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। ये ऐसे भी देख सकते हो भाई, जो लाइन एक्स के जितना पैरेलल होगा उसका टेम्परेचर उतनी देर बाद जाके बढ़ेगा। अब सोचो, अगर मैं OA लाइन को, मतलब सोचो मैंने इसी लेवल पे OA लाइन को यहाँ पे लेकर आना है, ऐसे लेकर गया यहाँ तक, समझो ये जो T1 लाइन है ना इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, और OA लाइन को मैं ऐसे यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ। अब इतनी देर में इसका ये टेम्परेचर T1 बढ़ा, मतलब देखो इसके मुकाबले में इस लाइन को थोड़ा झुका दिया, जो एक इमेजिनरी लाइन में आपको शो करा रहा हूं, यहां तक आ रहा है वो। अब इससे देखो क्या हो रहा है, इतने ज्यादा टाइम तक आपने उसको हीट किया ना। देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां कहीं बता देता हूं, देखो इधर इसी चीज को ना मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट एक फील कराने के लिए। देखो ये OA लाइन ऐसे बनी हुई है, ठीक है सर, ये आपके पास उसका टेम्परेचर T1 था, आपने बोला ठीक है सर। अब देखो यहां पर अगर ऐसे बनाता मैं इसको, समझो अब हो रहा क्या है, देखो हो रहा क्या है, यहां वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में क्या है, इतने से टाइम में इसका टेम्परेचर T1 रेज हो गया, लेकिन यहां वाले केस में इतना बड़ा टाइम लगा उसका टेम्परेचर यहां से T1 तक जाने में। देखो इस वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है जो x के ज्यादा झुकी हुई, ये झुकी हुई है ना x के, भाई इसका एंगल छोटा है, इसका मतलब इसका स्लोप कम है, और ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, थोड़ा सा एनर्जी, भाई थोड़ी सी एनर्जी दी ना, इस टाइम में थोड़ी सी एनर्जी आई होगी, बड़े टाइम में ज्यादा एनर्जी आएगी, तो थोड़े से टाइम में इसने अपना टेम्परेचर चेंज कर लिया। इसका स्लोप कम है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो कि बहुत देर तक इसको हीट किया तब जाके इतनी एनर्जी हुई कि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज करके T1 तक ले आए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जिस तरीके से हमने BC लाइन का किया है, सेम इसी तरीके पे आपकी ये DE लाइन भी होगी भाई, ध्यान में रखना। इसको मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूँ। DE लाइन में भी वही है, आपने इस तरह सप्लाई किया Q इज इक्वल टू P डेल्टा T, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का जो भी टाइम होगा, इस टाइम से इस टाइम के दौरान में आपने इसको जो हीट एनर्जी दी वो आपके पास ये हो जाएगी P इंटू डेल्टा T। वो इसके MC डेल्टा T के बराबर है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वेपर स्टेट का टेम्परेचर बढ़ा रही है। आपने बोला ठीक है सर, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा कि आपका जो स्लोप ऑफ DE लाइन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपर स्टेट। ठीक है सर, समझ में आता है, छाप लो इतने हिस्से को जल्दी से भैया। अब आगे चलें और लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पकड़ें। ठीक है भाई, चलो अब देखो मैं बिठाने लगा हूं इसको, सही है। मेरी जो है ना वो हमेशा से ये थी कि अपना ख्वाहिश थी कि यार जो आपका क्लास 11 और 12 का बच्चा होता है ना, उसको आप 11 और 12 के ऊपर ही इतने लेवल का कंटेंट दे दो कि जब वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करे ना तो वो मार ना खाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे ये वाली जो ख्वाहिश है ना ये पूरी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप आगे पीछे किसी भी जगह पे देखोगे तो आपको 11-12 के अंदर इस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा, नहीं दिया जाता अमूमन। ठीक है, क्योंकि एक तो अमूमन जो हमारे 11-12 वाले टीचर्स होते हैं उन बेचारों का एप्टीट्यूड पढ़ाने का इतना तजुर्बा भी नहीं होता कि वो उसको ना एंट्री टेस्ट से रिलेट कर सकें या उसको प्रैक्टिकली रिलेट कर सकें। ठीक है, अब आते हैं हम AB लाइन पे आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें AB लाइन सेगमेंट की तो बच्चे समझना ज़रा यहाँ पे, ये जो हमारा AB लाइन सेगमेंट है ये वाला, इसके अंदर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं भाई, देखो ना A के ऊपर भी टेम्परेचर यही T1 है, B पे भी यही टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब आपके पास टेम्परेचर
कांस्टेंट है। इसका ऑटोमेटिक मतलब क्या होगा कि आपके पास स्टेट चेंज हो रहा है या फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। आपने इस ड्यूरेशन में जो हीट एनर्जी दी है कैसे लिखोगे भाई, P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों भाई, इस टाइम की बात चल रही है ना, T2 माइनस T1 की बात चल रही है, ठीक है सर। तो ये जो हीट एनर्जी है, ये हीट कैपेसिटी तो नहीं है, ये क्या कर रही है, स्टेट चेंज कर रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप बोलोगे ये क्या है, ये है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट कौन सी वाली है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो बोला ठीक है सर, समझ में आता है। इक्वेट कर दो ज़रा दोनों को। सर इक्वेट करेंगे, P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू M इंटू एल एफ, ठीक है सर। अब सर ये बताइएगा कि यहाँ पे आपके पास यहाँ तो स्लोप नहीं होगा। हाँ एक और चीज़, अगर आपसे कोई पूछे कि इस ए बी लाइन का स्लोप क्या है, तो इस ए बी लाइन का स्लोप 0 है, इस ए बी लाइन का स्लोप 0 है, इस ए बी लाइन का स्लोप 0 है। क्यों भाई, ये x के पैरेलल है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। और जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अगर आपसे पूछूं इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो वो इनफाइनाइट होगी। हमने पढ़ा था ना भाई, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, कहीं पढ़ा, यहाँ लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, सही है। अगर C का वैल्यू मुझे निकालना हो तो C विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा तो C का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। मैंने कहा था जब बॉडी लेटेंट हीट ले रही होती है तो उस टाइम पे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है सर, समझ में आता है। इस लाइन का स्लोप भी 0 है, ये भी समझ में आ जाता है क्योंकि x के पैरेलल है, ठीक है सर। अब देखो इसके अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, गौर से सुनना, अगर मैं m को इधर ले आऊँ, देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, P डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एल एफ, ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही चाहिए सर, ऐसे ही बन जाएगा। अब आप नोट करो, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ। सर लिख दे, रीअरेंज करके लिख दें, उससे क्या होगा भाई, उससे ये हो जाएगा भाई एल एफ इज इक्वल टू पी अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय टी। ये टाइम है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये पावर है, यानी कि रेट एट विच हीट इज सप्लाइड, और ये क्या है मेरे बच्चे, मास है। अभी तो आप पढ़ के आए हो ना ये चीज, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट है। क्यों भाई, रेट एट विच हीट इज सप्लाइड उसको तो आप चेंज ही नहीं कर रहे। और m क्या है मेरे बच्चे, m आपके पास मास है, मास वैसे ही तब्दील नहीं हो रहा भाई, जितना मास यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था उतना ही मास का वहाँ पे लिक्विड बन जाएगा। आपने बोला ठीक है सर। अब अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ कांस्टेंट को और इक्वल टू, तो यहाँ से आपने क्या सीखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके पास टाइम जितना ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब लेटेंट हीट उतनी ज़्यादा है। क्या मतलब, समझो, डेल्टा टी मतलब, डेल्टा टी का मतलब क्या है, ये लाइन की बात कर रहे हैं। अगर ये ए बी पॉइंट यहाँ होने के बजाय यहाँ कहीं पे होता, सोचो सोचो थोड़ी देर के लिए, ए पॉइंट यहीं होता, बी पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ कहीं पे होता, तो हम ये वाला टाइम लेते, फिर मतलब डेल्टा टी कैसे निकालते हो आप, इन दोनों पॉइंट्स का जो टाइम है उसको माइनस कर दोगे। मतलब डेल्टा टी क्या बता रहा है, वो टाइम कि जिसके अंदर वो हीट गई कि जो इसका स्टेट चेंज कर रही है, तो वो कौन से टाइम से कौन से टाइम तक है, T1 से T2 तक है। तो कितने टाइम तक गई, T2 माइनस T1। भाई अगर ये 4 सेकंड था, ये 2 सेकंड था, यानी कि टाइम T इक्वल्स 2 सेकंड पे उसने हीट लेना शुरू करी स्टेट चेंज वाली, और टाइम T इक्वल 4 तक ली, तो 4 माइनस 2 विल गिव यू द अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसे ही है। तो अगर ये बी पॉइंट यहाँ नहीं होता, यहाँ कहीं होता मिसाल के तौर पर, तो आप यहाँ वाला टाइम लेते हैं, ऐसे ही सर। तो इतनी देर तक वो सिर्फ वो हीट लेता रहा कि जिसके ऊपर स्टेट चेंज हो रही है। यस सर। तो गोया जितनी बड़ी ये लाइन होगी, जितनी बड़ी ये लाइन होगी, इसका मतलब लेटेंट हीट उतनी ज्यादा ली गई, क्योंकि लाइन जितनी बड़ी है इसका मतलब टाइम उतना ज्यादा लगा है। ये मतलब है टाइम जितना ज्यादा लग रहा है इसका मतलब लेटेंट हीट उतनी ज्यादा है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपके पास जो लेंथ ऑफ लाइन है, जो लेंथ ऑफ लाइन ए बी है, ये जो लेंथ ऑफ लाइन ए बी है, दिस लेंथ ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी बड़ी ये लाइन है इसका मतलब उतना ज्यादा टाइम लगा, डेल्टा टी उतना ज्यादा होगा ना भाई। ये लाइन जितनी बड़ी होगी तो यहां वाला टाइम उतना बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब उतने ज्यादा टाइम तक उसने कौन सी हीट ली, स्टेट चेंज वाली हीट ली। तो जितनी बड़ी ये लाइन होगी, ए बी की लाइन जितनी बड़ी होगी, लेंथ उसकी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उतना ज्यादा है। अब मान लो अगर मैं आपको 2 हीटिंग कर्व दिखाता हूं। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा खूबसूरत फ्रेम करता है। मान लो उसने बोला कि मैंने आपको ना दो हीटिंग कर्व दिखाए। एक हीटिंग कर्व ऐसा है मिसाल के तौर पे, समझना जरा,
एक हीटिंग कर्व ये रहा। आपने बोला ठीक है सर कोई परेशानी नहीं है। और उसने कहा भाई एक हीटिंग कर्व जो है ना हमारे पास ऐसा है, मिसाल के तौर पे एक हीटिंग कर्व ऐसा है। अब देखो गौर से, आपको कहते हैं इसको कह दिया भाई ए ऑब्जेक्ट, इसको कह दिया भाई बी ऑब्जेक्ट। आपने अच्छी तरह देख के बताना है कि किसका लेटेंट हीट ज्यादा है। लेटेंट हीट ज्यादा का मतलब ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए 1 किलोग्राम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो भाई आपको देखो नजर आ रहा है इसकी लाइन की लंबाई ज्यादा है और इसकी लाइन की लंबाई क्या है आपके पास, कम है। पर नजर आ रहा है, इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, तो इसका मतलब इसकी लेटेंट हीट ज़्यादा है और इसकी लेटेंट हीट कम है। ध्यान में रखिएगा, लेटेंट हीट एक की ज़्यादा है और एक की क्या जनाब, कम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भाई जिसकी लेंथ जितनी बड़ी है इसका मतलब उसकी लेटेंट हीट उतनी बड़ी है। अब यही सेम काम आप इसके लिए भी देख लो भाई, देख लो भाई। अगर हम CD की बात करें, CD मतलब यहाँ से यहाँ तक T3 से T4, इसके बीच में जो हीट ली है वो क्या कर रही है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट चेंज कर रही है। ठीक है सर, जो हीट ली वो कैसे लिखोगे, Q इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। आपने बोला ठीक है सर, और ये जो हीट है ये स्टेट चेंज कर रही है तो M मल्टीप्लाई बाय LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इक्वेट कर देना भाई, क्या बनेगा, P इंटू डेल्टा T विल बी इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय LV। बोला ठीक है सर। अच्छा, इस M को अगर आप इधर ले आओगे उठा के और इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, LV विल बी इक्वल टू P अपॉन M मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। भाई ऐसे ही हुआ ना, ये M इधर आ गया उठ के। अपना ठीक है सर। अब ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, तो क्या बन गया, LV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक है सर, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब ये वाली भी आप यही कहोगे कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। ये कौन सी लाइन है भाई, CD। यानी कि मेरे बच्चे ये CD लाइन की लेंथ जितनी बड़ी होगी इसका मतलब आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी, टाइम आपको उतना ज़्यादा लगेगा इसके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में। ठीक है भैया, ये हमारे पास था हीटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट। छाप लो जल्दी से। इससे रिलेटेड हम एक सवाल की तरफ चलते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने एक सिंपल सा सवाल मेंशन किया है। सवाल हमारे पास क्या कहता है, सवाल कहता है स्टूडेंट टेक 50 ग्राम ऑफ वैक्स, और आगे उसने आपको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी दी हुई है, वैक्स की दी हुई है। यहाँ आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे बच्चे कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये आपको सॉलिड स्टेट में दी हुई है। क्यों, जो वैक्स है वो सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो उसने आपको सॉलिड स्टेट का जो वैक्स है ना उसी की दी हुई है, ध्यान में रखिएगा। एंड हीट इट टिल इट बॉइल्स, उसको आप बॉयल करा देते हो। ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम इज गिवन एज फॉलोज, हीट सप्लाइड टू द वैक्स पर मिनट। यानी कि आपने इसको किस रेट पर हीट सप्लाई करी, जिसको हम थोड़ी देर पहले पावर कह रहे थे, वो कैलकुलेट करने को बोल रहा है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस आर एज फॉलोज। आपसे कह रहा है कि बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है और आपने इसको क्या हीट सप्लाई करी है पर मिनट। ठीक है, तसल्ली से 5 मिनट 10 मिनट लो और इस सवाल को एक बार खुद से लाजमी अटेम्प्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो अपने पास नोट कर लेना कि भाई हमने सवाल करते हुए ये गलती करी है और अगली बार में जब मैं अभी इसका हल बताऊंगा तो ये वाली गलती आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, चलो कर लिया अटेम्प्ट, कर लिया। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आप देखो तो आपको ये बात पता है कि जो इसका 50 डिग्री सेल्सियस है ये इसका क्या है भाई, मेल्टिंग पॉइंट है। यहां से पकड़ लिया आपने, ये मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि ये आपके पास यहाँ से यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला लाइन, इसमें आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा भाई, पहले मेल्ट हुआ होगा। ये आपकी जो पहली लाइन है इसके ऊपर क्या हुआ होगा, मेल्ट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज। फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, वेपर स्टेट में गया होगा लिक्विड से। तो गोया आपके पास ये क्या है मेरे बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट है। भाई ये जो पहला वाला है ये आपके पास क्या है, दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें वैक्स सॉलिड से वैक्स लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और ये आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें वो वैक्स लिक्विड से वैक्स वेपर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो 200 डिग्री सेल्सियस तो आ गया। इसका मतलब 200 यहाँ पे और 200 यहाँ पे, या तो ऑप्शन बी आंसर है या ऑप्शन डी आंसर है, या तो ये आंसर है या ये आंसर है, ऐसे। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गई बात। ठीक है, समझ में आ गई। आगे चलें। कह रहे हीट सप्लाइड टू द वैक्स पर मिनट आपने निकालना है।
हीट सप्लाई टू द वैक्स पर मिनट आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है। इसको कंसीडर करते हैं। क्यों सर, इसको क्यों कर रहे हैं, इसको या इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? ये एक अच्छा सवाल है अगर आपके जहन में आ रहा है। सर आप यहां से क्यों निकाल रहे हैं, यहां से या यहां से क्यों नहीं निकाल रहे? मेरे बच्चे, मैं यहां से इसलिए निकाल रहा हूं और बाकी जगह से इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि इन्होंने मुझे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है वो वैक्स की दी हुई है, और वैक्स किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसका मतलब मुझे हीटिंग ऑफ सॉलिड को देखना है, क्योंकि हीटिंग ऑफ सॉलिड की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मेरे पास, तो यहां पे जाएंगे। अगर वैक्स लिक्विड फॉर्म की दी होती तो यहां जाता, वैक्स वेपर फॉर्म की दी होती तो फिर वो ऊपर जाता। ठीक है सर, समझ में आ गया। हमने अभी क्या पढ़ा था, जो हीट दी जाती है उसका जो रेट है वो पावर पी से शो करते हैं, और टाइम क्या है भाई साहब? डेल्टा टी। ठीक है सर। और अगर इसकी बात करें, इस लाइन, इसको मैं रेड से बना देता हूं। अगर मैं इस रेड वाले लाइन सेगमेंट की बात करूं तो इस ड्यूरेशन में आप जितनी भी हीट दे रहे हो वो सारी की सारी कहाँ जा रही है? टेम्परेचर रेस करने में जा रही है। ऐसे ही है ना? तो गोया कि वो क्या बन रही है? हीट कैपेसिटी बन रही है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो मेरे बच्चे P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी बनेगा। ये सर ये बन जाएगा। अब अगर P का वैल्यू चाहिए, क्योंकि P मेरे बेटे क्या है, मैंने अभी आपको इसीलिए ना एक एक इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल माजी में आया हुआ है। ठीक है, P क्या है? रेट एट विच हीट इज सप्लाइड पावर Q बाई टी। आपने बोला ठीक है सर, ये डेल्टा टी या मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, तो एम सी डेल्टा टी अपॉन में क्या आ गया? डेल्टा टी आ गया। ठीक है सर, वैल्यूज पुट करनी है, बाकी सारा काम हो गया। एम से क्या मुराद है? मास। मास आपको वैक्स का कितना दिया हुआ है जनाब? 50 ग्राम। सी क्या है? सी आपके पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या दी हुई है? देखो दी हुई क्या है? 0.6 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो दो चीजें, अगर ये आपको पर किलोग्राम में दी हुई है तो भाई साहब या तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो या इसको ग्राम में कर लो। नहीं समझे? यूनिट एक जैसी रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म। या तो इस वैक्स को ग्राम से किलोग्राम में कर लो तो ठीक है, ये भी सही चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो भाई फिर इसको ग्राम में कर ले, इसको ग्राम में कर लेते हैं। और ये आपको किलो कैलोरीज में दिया हुआ है, और यहां पे जो आपसे आंसर मांगा हुआ है वो आंसर किस में मांगा हुआ है? कैलोरीज में। तो इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती है। किलो का मतलब 10 पावर 3। तो आपने बोला भाई 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किलो कैलोरीज कन्वर्ट हो गया किसमें? कैलोरीज में। अपॉन में आ जाओ, यहां पे डिग्री सेल्सियस आ गया एज इट इज। ये जो 1 किलोग्राम है, और से देखना 1 किलोग्राम डिनोमिनेटर में, इसको मैं लिख सकता हूं ना 1000 ग्राम, लिख सकता हूं ना 1000 ग्राम। भाई ये किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये 10 पावर 3 से ये 10 पावर 3 मर गया। क्या बना? 0.6 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आ जाओ यहाँ पे, क्या हो गया? 0.6 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। टेंशन खत्म, क्योंकि ये भी ग्राम में है, उसको भी पर ग्राम में कर दिया। डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है मेरे बच्चे? चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर क्या था? 0, और यहां पे जाके टेम्परेचर क्या हो गया? 50। यानी कि आपने इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जो हीट दी उसने टेम्परेचर को 0 से बढ़ा के कितना कर दिया? 50, और ये डिग्री सेल्सियस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50 आ जाएगा। भाई डेल्टा टी का मतलब क्या है? T2 माइनस T1। तो T2 कितना हो गया? 50, T1 कितना है? 0, तो T2 माइनस T1 50 हो गया अपॉन में। डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या है? टाइम। यहां से यहां तक का टाइम, यहां का टाइम क्या है? 1, और यहां का टाइम क्या है? 0। तो आप लिखोगे 1 माइनस 0। क्यों सर? सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। देखो इन्होंने क्या बोला है, हीट सप्लाई टू द वैक्स पर मिनट, पर मिनट। अगर पर सेकेंड पूछते, अगर पर सेकेंड पूछते तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये आपके पास क्या है? ये जो Q है, Q की यूनिट आपके पास यहां पे क्या हो जाएगी? कैलोरीज। क्यों? देखो ना, Q की यूनिट कैलोरीज क्यों होगी ये भी समझ लो। भाई मास आपने लिया ग्राम में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने ली कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में, डेल्टा टी आपने किस में लिया? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस मर गया, ये ग्राम से ग्राम मर गया। तो Q की यूनिट आपकी किस में आ रही है? कैलोरी में। और टाइम आपने किस में लिया है? मिनट में। तो क्या आ रही है? कैलोरी पर मिनट। तो यही आपको कह रहा था, हीट सप्लाई टू द वैक्स पर मिनट इन कैलोरीज। तो मतलब कितनी कैलोरी पर मिनट आपने देनी है, तो हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं। खत्म, सवाल सॉल्व हो गया भाई। इसको आपने बोला 50 मल्टीप्लाई बाय 0.6 को लिखेंगे 6/10, 1 माइनस 0 1 होता है, डिनोमिनेटर में ना भी लिखो तो चलेगा। ये हो गया आपका 50, 0 से 0 मर गया। ठीक है सर, 6 5 का क्या होता है? 30। 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है जनाब? 50 से। 50 मल्टीप्लाई बाय 30,
3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15, 2 0 आपने लगा दिए आगे। तो 1500 कैलोरीज पर मिनट 1500 कैलोरी जा रही है। तो ये ऑप्शन सही है, पर मिनट 1500 कैलोरी जा रही है। क्लियर हो गया। अब यही अगर आपसे वो पूछता भाई पर सेकंड क्या हीट दी है, तो पर सेकंड हीट के अंदर आप क्या करोगे, 1500 कैलोरीज अपॉन में पर मिनट है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ये 0 से 0 मर गया, आपने बोला ठीक है सर सॉल्व करो। 6 2 का क्या होता है 12 होता है, 15 में से 12 गया 3 बच गया, ठीक है सर। 6 5 का क्या होता है 30 होता है, तो गोया के क्या बन गया 25 कैलोरीज पर सेकेंड। अब बच्चे ना इसमें कभी कभार यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ में क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरा बेटा, इसलिए नहीं करेंगे कि आपको इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं गिवन। क्लियर है, पॉइंट समझ में आता है। चलो छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को शुरू करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोग हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। 2 से 3 सवाल इसके अंदर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह के सवालात माजी में इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। सिंपल सा फिनोमिना है, वो क्या है कि भाई देखो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पे एक कोई चाय का कप रखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से एक चाय का कप है जो कि यकीनन गर्म होगा, और यहाँ पे आपकी सराउंडिंग है। सराउंडिंग से मुराद जो भी आपके पास सराउंडिंग की जगह है, ठीक है। अब होता क्या है मेरा बेटा, जैसे ही आप गर्मा गर्म चाय का कप यहाँ पे ला के रखते हो तो यहाँ से हीट एनर्जी निकल कर सराउंडिंग में जाती है, ऐसे ही ऐसे ही है। एक वक्त आता है जब चाय के कप का जो टेम्परेचर है वो वही हो जाता है जो सराउंडिंग का था, और फिर मजीद नेट हीट का एक्सचेंज खत्म हो जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है सर। तो मेरा बेटा जो चाय के कप से हीट एनर्जी निकली, तो मैं कहूँगा इसने हीट को क्या किया, लूज किया। हीट इज लॉस्ट बाय दिस कप, तभी इसका टेम्परेचर कम हुआ और सराउंडिंग से मैच कर गया। वो जो हीट लॉस हुई है वो हीट गई कहाँ पे, सराउंडिंग ने वो हीट गेन कर ली। ऐसे ही है। तो मेरे बच्चे आपने सीखा क्या, सीखा क्या, ज़रा ये सिंपल सा डेली रूटीन के ऑब्जर्वेशन से आपने सीखा क्या। आपने सीखा ये कि जब कभी भी आप 2 ऑब्जेक्ट्स को थर्मल कांटेक्ट में लेकर आते हो, एक आपके पास हॉट बॉडी, एक आपके पास कोल्ड बॉडी, whenever 2 objects are brought in thermal contact with each other, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी हीट को लूज करती है, कोल्ड बॉडी हीट को गेन करती है। कब तक ये अमल चलता रहता है, जब तक के थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए, एक कॉमन टेम्परेचर पर दोनों ना आ जाए, तब तक ये कार्रवाई चलती रहती है। क्लियर। हॉट बॉडी जितना हीट लूज करेगी, कोल्ड बॉडी उतना हीट गेन करेगी। ध्यान में रखिएगा, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हम ये पूरे एक्सपेरिमेंट इंसुलेटेड सिस्टम में कर रहे हैं, कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा, कोई भी हीट सराउंडिंग में ज़ाया नहीं हो रहा। जैसे एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है। एक्चुअल में क्या होता है, हॉट बॉडी हीट लूज करती है तो कुछ हीट कोल्ड के पास जाती है, कुछ हीट सराउंडिंग में तहलील हो जाती है। लेकिन हम इंसुलेटेड सिस्टम में कर रहे हैं, वहां पे कोई एयर, कोई सराउंडिंग नहीं है। तो जितना हीट हॉट बॉडी ने लूज किया वो सारा का सारा आपका कोल्ड बॉडी गेन करेगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमीटर वो डिवाइस जो कि हीट का ट्रांसफर मेजर करता है, हीट की ट्रांजिट कितनी हो रही है वो मेजर करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज मेजर कर रहा होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय अदर बॉडी। आपने बोला ठीक है सर, जो हीट लूज कर रहा होगा उसका टेम्परेचर घटेगा, जो हीट गेन कर रहा होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जो हीट गेन कर रहा होगा, अब हो सकता है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा हो सकता है अगर वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है तो स्टेट चेंज हो रही हो। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। अब एक सिंपल सा हमने एक सवाल लिया है जिससे हम अपनी बात का आगाज करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे। क्या कहता है भाई, कहता ये है, तुम तो आगे हो जाओ अल्लाह के बंदे। चलो, कहता है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विथ 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम। अब जरा सवाल को समझो, कॉन्सेप्ट का फील लो। आपके पास एक बीकर है, एक बीकर है, एक बीकर में 10 ग्राम पानी है और इसका तापमान टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। एक बीकर है, इसमें 5 ग्राम पानी है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। आपने 10 ग्राम वाले का पानी उठाकर इसमें डाल दिया। जब आप डालोगे तो ये हॉट बॉडी है,
क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरे के मुकाबले में। ये हॉट बॉडी है और ये क्या है? कोल्ड बॉडी है। तो जो 10 ग्राम एट 70 डिग्री सेल्सियस है वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा, जो 5 ग्राम एट 30 डिग्री सेल्सियस है वो हीट एनर्जी गेन करेगा। 70 डिग्री सेल्सियस वाला जब हीट एनर्जी देगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा। 30 डिग्री सेल्सियस वाला जब हीट एनर्जी लेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और फाइनली क्या होगा? एक कॉमन टेम्परेचर पर आ जाएंगे। वही आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जब मिला दिया गया तो इनका क्या टेम्परेचर रहेगा? इक्विलिब्रियम में। अब इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। सबसे आसान तरीका, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं क्वेश्चन बना के, हम सबसे आसान तरीका करेंगे। हम आगे जितने भी सवाल करेंगे ना उसमें एक ही तरीका इस्तेमाल करेंगे। वो एक तरीका क्या है? आपने पहले देखना है कि हीट एनर्जी कितनी दी जा रही है, हीट एनर्जी कितनी आ रही है, हीट एनर्जी कितनी दी जा रही है। क्या मतलब सर? भाई जब भी आप मिक्स करोगे तो एक गर्म बॉडी होगी, एक ठंडी बॉडी होगी। गर्म बॉडी जब ठंडी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आएगी तो वो हीट एनर्जी रिलीज करेगी। ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा सर। और फिर कॉमन टेम्परेचर अचीव होगा। अभी मिसाल से समझते हैं। देखो, जब आपने मिक्स किया, अभी मैं कहता हूं कि आपने 70 डिग्री वाले सेल्सियस को इस 30 वाले के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है सर। अगर मैं ये बोलूं, सुनना गौर से, समझना, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो 70 डिग्री सेल्सियस वाला था ये जब 30 डिग्री सेल्सियस वाले के साथ मिक्स हुआ तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? सोचो जरा गौर से। ये आपकी हॉट बॉडी थी? यस सर थी। जब आपने इसको 30 डिग्री सेल्सियस वाले के साथ मिक्स किया तो इस 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर 70 से कम होकर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है? नहीं सर, 30 वाले का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कॉमन पॉइंट तो 70 और 30 के बीच में होगा, मुझे पता है। लेकिन मैक्सिमम हीट ये कितनी लिबरेट कर सकता है? भाई इससे नीचे तो नहीं जा सकता ना। भाई हीट एनर्जी ट्रांसफर क्यों होती है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट जाती क्यों है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस वाले को 30 डिग्री सेल्सियस वाले के साथ इन कांटेक्ट लाते हो तो ये मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है? 70 से 30 तक जा सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है। हालांकि एक्चुअल में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर 70 से कम होगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर 30 से बढ़ना शुरू होगा। एक कॉमन पॉइंट पे आकर रुक जाएंगे, मजीद हीट एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन मान लो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। मैं आपको दूसरे तरीके से भी करा दूंगा, ये सबसे आसान तरीका है जो भी समझा रहा हूं। ये जब अपनी हीट एनर्जी देगा तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? जहां तक इसका टेम्परेचर है। ऐसे ही है सर। अच्छा चलो देखते हैं। अगर ये 10 ग्राम पानी 70 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा? कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ऐसे निकालेंगे? जी सर ऐसे निकालेंगे। मास कितना है भाई? 10 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, तो भाई लिख दिया यहाँ पे। डेल्टा टी आपने कितना मान लिया? 70 माइनस का 30। सही है सर। 10 इंटू 1 70 में से 30 गया तो 40। इसका मतलब कितना आ गया? 400 कैलोरी। समझिएगा जरा, समझिएगा कॉन्सेप्ट का फील लेना है। अगर इस 10 ग्राम वाले पानी को आप ठंडा करो, इसका तापमान कम करो, 70 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे लाओ, तो जो हीट एनर्जी लिबरेट होगी, निकलेगी बाहर, कितनी है? 400 कैलोरीज। और वाइस वर्सा, अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम पानी है उसको लेकर जाओ 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हीट चाहिए होगी ये कार्रवाई करने के लिए वो कितनी है? 400 कैलोरीज। क्लियर है? आपने मान लिया कि ये 10 ग्राम पानी जो कि 70 डिग्री सेल्सियस पे था कहां पे आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस पे। और कितनी हीट एनर्जी लिबरेट हुई? 400 कैलोरीज मौजूद है अभी सिस्टम में हीट। ठीक है, अब ये बताओ 30 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास कितना पानी मौजूद है? 30 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास मौजूद है ये 10 ग्राम जो आया 70 से, और जिसकी वजह से ये हीट एनर्जी मौजूद है गर्म करने के लिए। और कौन सा है? ये 5 ग्राम मौजूद है, ये ऑलरेडी 30 डिग्री सेल्सियस पे था। समझ रहे हो? 30 डिग्री सेल्सियस पे अब कितना पानी मौजूद है गर्म होने के लिए? 30 डिग्री सेल्सियस पे एक तो ये 10 ग्राम पानी है जो 70 से आया है, जिसकी वजह से ये हीट एनर्जी लिबरेट हुई है, ये अवेलेबल है आपके पास। और एक 5 ग्राम पानी है जो कि ऑलरेडी किसमें था? 30 डिग्री सेल्सियस पे था। तो गोया कुल मिला के 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी कितना हो गया? 15 ग्राम हो गया। आपने बोला ठीक है सर। अब
आपके पास हीट कितनी अवेलेबल है 400 कैलोरीज। आपने सिर्फ ये देखना है ये 400 कैलोरी इस 15 ग्राम का टेम्परेचर कितना बढ़ा सकती है। सही, तो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इनिशियल टेम्परेचर अभी कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपने मान लिया कि ये 15 ग्राम पानी किस पर है 30 डिग्री सेल्सियस पर है। भाई Q की जगह पे लाके पुट कर दो, कितनी हीट अवेलेबल है फॉर हीटिंग पर्पस 400 कैलोरीज है। मास कितना है 15 कैलोरी है। स्पेसिफिक हीट कितनी है 1 है। डेल्टा T आपको नहीं पता, T2 माइनस T1, T1 तो आपको पता है ये रहा, इन सब का टेम्परेचर ये है, T2 नहीं पता। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, सॉल्व करो। 400 डिवीजन में क्या आ गया 15, ठीक है सर। डेल्टा T क्या हो जाएगा T2 माइनस का T1, ठीक है सर। इस T1 को इधर ले आओ, 400 अपॉन में आ गया 15 प्लस का 30 इज इक्वल टू T2। ये आपके पास फाइनल टेम्परेचर होगा जहां तक ये 15 ग्राम का पानी जाएगा इस अवेलेबल हीट की वजह से। सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15, ठीक है सर। 5 8 जा 40, 0 एज इट इज आ गया। क्या बना 80 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 30। एलसीएम सेम करना है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या बनता है 30 इंटू 3 इज 90। 90 में 80 को ऐड किया तो क्या बन जाएगा 170 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3। सॉल्व कर लो भाई। 3 5 जा होता है 15, 17 में से 15 गया 2 बच गया। 3 6 जा होता है 18, 20 में से 18 गया फिर 2 बच गया, डेसिमल लगा हुआ 0 लगा दिया। 3 6 जा 18, फिर मतलब 56.66, यानी कि मेरा बेटा आपके पास जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आया वो था 56.66 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं आगे भी चल के यही वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया, वरना एक तरीका और है वो भी बता देता हूँ आपको, जो अच्छा लगे आप कर लेना। ठीक है, मैंने क्या माना, मैंने माना सबसे पहले हम जब भी सवाल शुरू करेंगे हम मान लेंगे मैक्सिमम कितनी हीट एनर्जी आ सकती है गर्मी देने के लिए। तो मैक्सिमम क्या हो सकता था कि 10 ग्राम एट 70 डिग्री सेल्सियस आ गया उठकर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा भाई कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई, इतनी रिलीज हुई। ठीक है सर, अब ये हीट एनर्जी अवेलेबल है फॉर हीटिंग। ठीक है सर, फिर हमने मान लिया 30 डिग्री पे कितना पानी है, 5 ग्राम पहले से था 10 ग्राम अब आ गया, जिसकी वजह से ये हीट अवेलेबल हुई है। 15 ग्राम पानी, आपने देखना है ये हीट इस 15 ग्राम को कहां तक लेके जा सकती है, तो आपने सॉल्व करके निकाल लिया भाई सर, ऐसे हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। और इसका क्या तरीका है सर, किस तरह कर सकते हैं भाई, एक तरीका और है इसका। चलो वो जो एक और तरीका है जो अक्सर टीचर्स कराते हैं, अक्सर टीचर्स, मैं उस तरीके से भी करा देते हैं आपको भाई, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है जो अभी कराया इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा जब हम अभी आगे के 2-3 सवाल देखेंगे। ठीक है, चलो वो वाला तरीका भी देख लो भाई। आपके पास देखो, आपको ये बात पता है कि हॉट बॉडी क्या करेगा, हीट लूज करेगा, सही है सर, और कोल्ड बॉडी क्या करेगा, हीट गेन करेगा। ठीक है सर, ये कार्रवाई कब तक चलेगी भाई, ये कार्रवाई चलेगी जब तक कि आपके पास दोनों का टेम्परेचर एक बराबर ना हो जाए। बोला ठीक है सर, जो ये हीट लूज करेगा आप कैसे लिखोगे, एम सी डेल्टा टी। जो ये हीट गेन करेगा आप कैसे लिखोगे, एम सी डेल्टा टी, ऐसे लिखोगे। सर अलग अलग क्यों लिखा, कोई जज्बाती एम से एम को, सी से सी को ना काट दे, सही है। अच्छा, जो हीट लूज करने वाली बॉडी है उसका मास कितना है, 10 ग्राम पानी है ना भाई, ये हीट लूज कर रहा है ना पानी 70 पे। ठीक है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 1। डेल्टा टी, अब सोचो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये कब तक हीट लूज करेगा, सुनना गौर से, जब तक कि इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। भाई ऐसे ही है ना, जब हॉट बॉडी हीट लूज करेगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा, कम होकर इक्विलिब्रियम पे आएगा। कोल्ड बॉडी जब हीट गेन करेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़कर इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, इसका क्या होगा भाई, इसका जब टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो आप बोलोगे 70 माइनस का टी इक्विलिब्रियम। क्यों सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर छोटा होगा और इनिशियल टेम्परेचर बड़ा होगा हॉट बॉडी में। भाई हॉट बॉडी जो हीट दे रही है उसका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाद वाला टेम्परेचर कम होगा। अगर आप इसको T2 माइनस T1 वाले तरीके से करोगे तो T इक्विलिब्रियम माइनस 70 करोगे, हो तब भी जाएगा, बस इस एक्सप्रेशन में एक माइनस साइन आएगा। वो माइनस साइन क्या शो करेगा कि हीट इज लॉस्ट बाय द बॉडी। तो मैंने सिंपल कर दिया, बड़े में से छोटा निकालो। हीट लॉस वाले केस में जिस पर वो है वो टेम्परेचर बड़ा होगा और जहां पे वो जा रहा है वो टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और जो हीट गेन कर रहा है इसका मास कितना है भाई, 5 है। ये इत्तेफाक से पानी ही है, लाजमी तो नहीं है भाई, हो सकता है आप गर्म पानी को किसी आयरन के बर्तन में डाल
डाल दो, किसी मेटल ब्लॉक पे डाल दो। अभी इस केस में तो जो हीट लूज कर रहा है वो भी पानी है, जो हीट गेन कर रहा है वो भी पानी है, लेकिन ऐसा लाजमी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के लिए हीट कैपेसिटी अलग अलग मार्क कर दी ताकि आप कोई कैंसिल ना कर दो। अब देखो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होके आया था और इसका टेम्परेचर बढ़कर आएगा, यानी कि क्या मतलब सर, जो बॉडी हीट गेन कर रही है इसका पहले टेम्परेचर कम होगा, जब वो हीट एनर्जी एक्वायर करेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर 30 से बढ़कर टी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई इसकी एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे, टी इक्विलिब्रियम यानी कि T2 माइनस का T1। सर यहाँ T2 माइनस T1 क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करता तो छोटे में से बड़ा माइनस होता, यहाँ पे एक माइनस साइन आता, वो माइनस साइन सिर्फ ये शो करता कि हीट एनर्जी इज लॉस बाय द बॉडी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। खत्म, अब कुछ नहीं करना भाई, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है सर, सॉल्व कर लो। 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया भाई साहब 140 माइनस का 2 टी को कह देता हूँ मैं x, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस का 30। आपने बोला ठीक है सर, कोई परेशानी यहाँ तक अपने पास नहीं है, इसको वहाँ ले जाओ, 30 को यहाँ ले आओ, क्या बनेगा भाई 140 प्लस का 30 इज इक्वल टू x प्लस का 2x। x याद रखना मैंने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को कहा है। 140 में 30 ऐड किया तो क्या हो गया 170 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 3, वही चीज़ बन गई। 3 5 का क्या होता है 15, 17 में से 15 गया तो 2 बच गया, फिर 3 6 क्या होता है 18, 20 में से 18 गया फिर 2 बच गया, 0 लगा दिया, फिर 6 फिर 6 गोया कि क्या आंसर आया भाई 56.67 डिग्री सेल्सियस। 56.66 को 56.67 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो बच्चे ये वाला आपका काम हो गया, वही वाली चीज़ हो गई उठ करके, ठीक है। तो यही वाली चीज़ आपको पता चल गई, आपने सॉल्व भी कर ली, आपने देख भी ली, ठीक है सर, समझ में आती है ये बात। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री था कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ये भी एक तरीका है, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो अक्सर आपका किताब वाले होते हैं उन्होंने शॉर्टकट्स भी लिखे होते हैं, तो इसके जो शॉर्टकट है ना वो भी यहीं से बनते हैं, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इसके शॉर्टकट कैसे बनता है, ठीक है। बच्चों को लगता है वो पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस कर दी है, तो भाई इसके शॉर्टकट भी देख लो। ये आपके पास है हॉट बॉडी का मास, ठीक है सर, ये आपके पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट बॉडी, ठीक है सर, ये आपके पास है हॉट बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, और ये आपके पास है इक्विलिब्रियम। मास ऑफ हॉट बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। फिर मास ऑफ द कोल्ड बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड बॉडी मल्टीप्लाई बाय इसका जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और इनिशियल टेम्परेचर कम होगा, सही है सर। अब सिंप्लीफाई करोगे आप, सिंप्लीफाई करके आप यहाँ से इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे भाई, इसको ब्रैकेट के अंदर भेजना MCTH MCTE फिर MCTE MCTC, ऐसे ही है। सिंप्लीफाई करना, TE को एक तरफ करना, आपके पास एक एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई। इस तरह से आपका जो एग्जामिनर है वो कर रहा होता है, या कह लो कि एक शॉर्टकट बन रहा होता है, इसी को जर्नलाइज फॉर्म में करके। मैं फिर बता देता हूँ, MCTH एक टर्म बन जाएगी, माइनस का MCTE एक टर्म बन जाएगी, ठीक है सर। MCTE एक टर्म बन जाएगी, MCTC एक टर्म बन जाएगी, ठीक है। इस माइनस के MCTC को इधर ले आना, तो MHCHTH प्लस का MCCCTC एक बन जाएगी टर्म, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस का MHCHTE होगा उसको उधर ले जाना, तो बन जाएगा प्लस का MHCHTE, और उधर ऑलरेडी होगा MCCC और TE, हो जाएगा। TE को कॉमन निकालना, ब्रैकेट में आ जाएगा MCCC प्लस का MHCH, इधर लाके डिवाइड कर देना, ये आपके पास इसका शॉर्टकट बन जाएगा। इतना अजीबोगरीब भयानक किस्म का शॉर्टकट मैंने 2 से 3 सेंटर के नोट्स में देखा है, जो बच्चों को रट्टा मारने दिया होता है। अब कोई शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा था कि अक्सर बच्चों का वो होता है कि बिलाल भाई आप हमें शॉर्टकट नहीं बता रहे। देखो वो शॉर्टकट जो आपके काम का होगा ना, वो आपको बिलाल भाई बोले बगैर बता देंगे। जो काम का नहीं है, ऐसे अजीबोगरीब शॉर्टकट याद करके जाओगे ना तो पेपर में फंस जाओगे, सही है। उसका रीज़न एक और बता देते हैं। एक हमेशा लाजमी थोड़ी है कि जब आप हीट दो तो सामने वाले का टेम्परेचर बढ़ रहा हो। सोचो सोचो सोचो, ये शॉर्टकट तेल हो जाएगा अगर मैं 10 ग्राम पानी एट 70 डिग्री सेल्सियस को लाके आइस के ब्लॉक पर डाल दूं एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? अगर आइस का ब्लॉक एट 0 डिग्री सेल्सियस है तो अगर मैं ये वाला पानी लाके उस पर डालूंगा तो क्या वो आइस के ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाएगा? अब तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हुए आ गए यहां तक। अब बताओ क्या वो टेम्परेचर बढ़ाएगा? नहीं, वो तो उसे मेल्ट करना शुरू कर देगा। तो फिर यहां पे आप ये थोड़ी लिखोगे MC डेल्टा T, आप तो लिखोगे M इंटू LF, क्योंकि वो तो फिर हीट कैपेसिटी बनेगी नहीं, वो तो फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बन जाएगी।
लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। तो भाई जो तरीका सिखाया जा रहा है ना, इस पे आपके सारे सवाल निकल जाएंगे आराम से, कोई मसला नहीं है, आप बस सीखते चलो। अभी अगला सवाल करने से पहले इस सवाल को जिस तरीके पर मैंने कराया है उस पर, जो पहला वाला तरीका था, उससे एटलीस्ट 3 बार अपने हाथ से अटेम्प्ट करो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक सवाल और मेंशन है। सवाल क्या कहता है, 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस and 5 gram of ice at -20 degree Celsius are mixed together in a calorimeter। एक कैलोरीमीटर है भाई साहब, उस कैलोरीमीटर के अंदर आपने क्या कार्रवाई डाली है, 5 ग्राम ऑफ वाटर को इतने टेम्परेचर पे, 5 ग्राम ऑफ आइस के साथ इतने टेम्परेचर पे आपने मिक्स कर दिया। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। फाइनल टेम्परेचर तो आप समझ गए, वो टेम्परेचर के जिसके ऊपर हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी, ठीक है सर। कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर का मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो आइस कितनी होगी, पानी कितना होगा, क्या सारा पानी होगा, क्या सारी आइस होगी, ये चीज आपने बतानी है कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिक्सचर। अगर आपने 2 से 3 मरतबा जो पिछला सवाल था वो अटेम्प्ट किया है, तो मैं बोलूंगा इस सवाल को एक जेन्युइन अटेम्प्ट जरूर दो, बहुत कुछ आप सीखोगे। बल्कि इनफैक्ट अब तक आपने हीट के टॉपिक में जो कुछ पढ़ा है उसके अंदर हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैंगे। देखो भैया, होता क्या है इसके अंदर, 5 ग्राम आपका पानी है एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। तो इसको तो आप कह दोगे कि ये मेरा बेटा आपके पास क्या है, हॉट बॉडी है, ये हीट एनर्जी लूज करेगा, ठीक है सर। आपके पास जो 5 ग्राम ये था वाटर, आपके पास जो 5 ग्राम आइस है एट -20 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है मेरा बेटा, कोल्ड बॉडी है जो कि हीट क्या करेगा, गेन करेगा। अच्छा, अब करना शुरू करते हैं, किस तरह से आपने करना है जरा समझते हैं। अगर मान लो मैं कहूं ये जो 5 ग्राम पानी है, ये जो 5 ग्राम पानी है, 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं कहूं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, कहां पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। भाई जाहिर है जब मैं गर्म पानी को ठंडे पानी से मिक्स करूंगा, आइस से मिक्स करूंगा, तो इसका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। मैंने मान लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस से कम होते होते ये कहां पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपका ये सवाल बन सकता है कि सर 0 ही क्यों माना, 10 मान लेते, 0 से कम मान लेते। मैंने एक आसानी के लिए माना कि अगर मान लो, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट भी है, अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे रुकेगा या आगे जाके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हम तय करेंगे। मैंने 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए माना कि ये फ्रीजिंग पॉइंट भी है और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट भी है। चलो ठीक है सर, समझाएं जरा, समझ में तो नहीं आया। चलो, 5 ग्राम पानी को अगर आपने कूल किया 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हीट एनर्जी लिबरेट करेगा। कितनी हीट एनर्जी लिबरेट करेगा, देखो जरा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है। मास इसका 5 है, ठीक है सर। और वाटर की बात चल रही है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 30 से 0 पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है सर। 5 3 हो गया 15। गोया के मेरे बच्चे जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, अगर आपका ये 5 ग्राम पानी 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए तो कितना हीट लिबरेट करेगा, 150 कैलोरी का हीट लिबरेट करेगा। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आता है। अब आप ये देखो, आपका जो बर्फ है जो कि अभी -20 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका 5 ग्राम आइस है, जो आपका 5 ग्राम आइस है एट -20 डिग्री सेल्सियस, अगर इसे मुझे लेके जाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हीट एक्वायर करेगा, जी सर करेगा। इसको कितनी हीट चाहिए होगी, सुनना समझना जरा अच्छे से फील करना, इस आइस को कितनी हीट चाहिए होगी -20 से 0 पे जाने पर, समझो -20 से 0 पे जाने पे इसे कितनी हीट चाहिए होगी, वो अगर मुझे निकालना है तो भाई कैसे आएगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M आ गया 5, C की जगह पे आप 1 नहीं लिख देना, क्यों सर, किसकी बात चल रही है, आइस की। तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये रही। अभी थोड़ी देर पहले वैक्स वाले सवाल में भी यही बात करके आए थे कि वैक्स सॉलिड की कुछ और है, लिक्विड की कुछ और है, वेपर स्टेट की कुछ और है। तो पानी की भी सॉलिड की कुछ और है, इसकी कुछ और है, वेपर स्टेट की कुछ और है। तो कितना आ गया 0.5, ठीक है सर।
mc डेल्टा टी। कहां से कहां ले जाने की बात चल रही है, -20 से 0। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 20 डिग्री सेल्सियस। भाई करके देख लो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस माइनस 20, तो 0 + 20 विच इज 20। ठीक है सर, समझ में आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 × 2 = 10 हो गया। ठीक है सर, 5 × 10 हो गया 50। यानी कि मेरे बच्चे सुनना गौर से, जो आपका 5 ग्राम आइस है इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 50 कैलोरीज। अब सुनो, समझो 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 इस बात को। देखो, जो आपका ये 5 ग्राम पानी जब 30 से 0 पे आया था तो इसने कितनी हीट लिबरेट की, 150 कैलोरीज की हीट लिबरेट करी, इतनी लिबरेट करी। इसमें से 50 कैलोरी आपके पास चली गई, 50 कैलोरी इसमें से चली गई किस काम में, आइस का टेम्परेचर -20 से 0 डिग्री पे लाने में चली गई। और पीछे आपके पास कितनी हीट बच गई, पीछे आपके पास बढ़ गई 100 कैलोरीज की हीट बच गई। ये हीट लेफ्ट है, सुनिएगा। इतनी हीट आपके पास अवेलेबल थी जब आपने पानी को ठंडा किया 30 से 0 पर। इसमें से 50 कैलोरीज कहां चली गई, बर्फ को -20 से 0 पे लाने पे। अभी आपका जो मिक्सचर है उसमें 5 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि याद चुकी है, 5 ग्राम पानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास हीट कितनी बची हुई है, 100 कैलोरी की हीट आपके पास बाकी है। 100 कैलोरी की हीट आपके पास बाकी है। तो अब बताओ, पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा या बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा, सोचो। अभी आपका मिक्सचर क्या है, आपके मिक्सचर में 5 ग्राम पानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी है, वाटर है। 5 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 ग्राम का आपका मिक्सचर है, 5 ग्राम आइस 5 ग्राम पानी। और अवेलेबल क्या है, 100 कैलोरीज की हीट आपके पास है। जब हीट है तो इसका मतलब बर्फ पानी में कन्वर्ट होगी, हीट के होते हुए पानी तो बर्फ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सही है। अब ये 100 कैलोरीज कितनी बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर सकती है, चेक कर लो भाई। Q = M × LF, ऐसे ही, ठीक है सर। Q कितना है आपके पास अवेलेबल, 100 कैलोरीज, ठीक है सर। मास कितना है आपको नहीं पता, सर 5 ग्राम है ना। अबे तो 5 ग्राम पूरी थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी 5 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितनी चाहिए, जरा यहां से निकालना। 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरीज है, तो 5 ग्राम के लिए कितना होगा, 5 × 80, इसका मतलब कितनी हो गई, 400 कैलोरीज चाहिए होगी पूरे 5 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए। आपके पास अवेलेबल हीट कितनी है, सिर्फ 100 कैलोरी है, तो पूरा 5 ग्राम कन्वर्ट नहीं होगा आइस से पानी में, ज़हन में रखना। तो आपने बोला 100 कैलोरीज है, एम आपको कैलकुलेट करना है कि कितना मेल्ट होगा आइस, और ये कितनी है भाई, 80 है। 1 0 से 1 0 मर गया, ठीक है सर। सॉल्व करो, 10 / 8 = M। 8 × 1 होता है 8, डेसिमल लग गया, 10 में से 8 गया, पीछे बच गया 2, आगे 0 लगा दिया क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। 8 × 2 होता है 16, 20 में से 16 गया, 4 बच गया, फिर डेसिमल लगा दिया। 8 × 5 होता है 40। कितना आइस मेल्ट करेगा भाई, 1.25 ग्राम। अब देखो, अब आपका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, और आपके पास जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। आपके पास इसके अंदर पानी कितना है, पानी आपके पास पहले 5 ग्राम था, ये 5 ग्राम था आपके पास पानी पहले, और 1.25 ग्राम आइस भी मेल्ट होके आ गया। 1.25 ग्राम आपका आइस भी मेल्ट होके आ गया, ठीक है सर। तो आपके पास इक्विलिब्रियम पे वाटर कितना हो गया, 6.25 ग्राम। अब अगर आइस की बात की जाए, आइस आपके पास पहले कितनी थी, 5 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इस 5 ग्राम में से 1.25 ग्राम आपकी मेल्ट हो गई, पानी में कन्वर्ट हो गई, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। माइनस करोगे तो 3.75 ग्राम आपके पास आइस है। ये इक्विलिब्रियम की कंपोजिशन है। आइस है 3.75 ग्राम और वाटर कितना है, 6.25 ग्राम, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। सर इक्विलिब्रियम क्यों, इसलिए कि मेरा बेटा टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो गया, दोनों 0 डिग्री, भाई ये भी 0 डिग्री पे आ गया, ये भी 0 पे आ गया। अब कोई हीट लूज, कोई हीट गेन नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट, कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा फील आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। इस सवाल को जो मैंने अभी करा है, कम से कम 2 से 3 बार अपने हाथ से करो, फिर आगे चलते हैं। मैं इसी के अंदर कुछ चेंजेस करता हूं और फिर आपको बताता हूं। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यही सवाल दोबारा अटेम्प्ट करो और यहां पे कर लो -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने अटेम्प्ट करना है। चलो मैं ये मिटाने लगा हूं सवाल को, सेम सवाल है, खुद से अटेम्प्ट करो और मुझे कमेंट करके बताओ भी कि भाई आपके पास
कितना कंपोजिशन होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा और उसके ऊपर मेरे बच्चे कंपोजिशन क्या होगा, आइस कितना होगा, पानी कितना होगा, सारा आइस होगा, सारा पानी होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी आपने बताना है। ठीक है भैया, अटेम्प्ट कर लिया, चलो मैं भी करवा दूं थोड़ा सा एक बार। चलो देखो 5 ग्राम पानी है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। अब देखो इधर 5 ग्राम पानी है एट 30 डिग्री सेल्सियस, गोया कि ये हॉट बॉडी है, इसको मान लेते हैं ये कहां जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। सर लाजमी थोड़ी है हमेशा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, कभी ऐसा भी तो हो सकता है टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कहीं हो, बिल्कुल हो सकता है, वो भी अभी कर लेंगे, परेशान क्यों होते हो, सब करेंगे अभी, ऐसा ऐसा सब देखते जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है सर, मान लिया आपने, आपके मानने से क्या होता है, अगर ये 5 ग्राम पानी आपका 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, इसका मतलब आपने पानी को कूल डाउन किया, तो ये कितनी हीट एनर्जी लिबरेट करेगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। आपने बोला ठीक है सर, मास कितना है 5 है, C कितना है 1 है, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है 30, गोया के आपके पास 150 कैलोरीज ऑफ हीट लिबरेट होगी जब ये यहां पर आ गया। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आता है, कोई टेंशन की बात यहां पे अपने पास नहीं है। आपके पास इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर है वो 0 से आगे भी हो सकता है, अभी मेरे बच्चे समझ तो ले, अभी समझाते हैं, उसमें भी जाएंगे, परेशान नहीं हो। ठीक है, अच्छा आपके पास आइस कितना है -40 पे। अब जरा समझो, ये जो आपका 5 ग्राम आइस है, इस 5 ग्राम आइस को अगर मुझे -40 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, गोया मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितनी हीट चाहिए होगी जरा वो निकालो। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, मास कितना है भाई साहब 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी है 0.5, 1/2 लिख सकते हैं, डेल्टा T 40 - 0 या 0 - 40 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर 40। ठीक है सर, 2 2 और 0 आपने बोला ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10 और 1 0 एज आ गया भाई, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 100 बन जाएगा। भाई देखो आपको 100 कैलोरी की हीट चाहिए कि आपका जो आइस है उसका टेम्परेचर -40 से 0 हो जाए, आपके पास अवेलेबल कितनी है 150, 150 में से 100 कैलोरीज चली गई, पीछे अभी भी कितनी बच गई 50 कैलोरीज की हीट आपके पास बच गई, लेफ्ट है, अभी भी मौजूद है। तो अब आपके पास अभी कंडीशन क्या है जब ये हीट बची हुई है, कंडीशन ये है ये 5 ग्राम आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, और जो आपका पानी है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है सर, 50 कैलोरी हीट बची हुई है, वो क्या करेगी, पानी को तो फ्रीज नहीं कर सकती हीट, आइस को मेल्ट जरूर कर सकती है। तो आपने देखना है भाई कितनी आइस मेल्ट होगी, तो Q इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ LF, कितनी अवेलेबल हीट है 50 कैलोरीज, मास आपको नहीं पता। ठीक है सर, चलो आगे, अब क्या है भाई LF कितना है भाई 80 है, 0 से 0 मर गया। ठीक है सर, M इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है सर, सॉल्व कर लिया, 8 के टेबल में तो नहीं आता, तो 0 पॉइंट आ गया, ये आ गया, 8 6 48। ठीक है सर, 2 बच गया ना भाई, 50 में से 48 माइनस किया तो 2 बच गया, डेसिमल मैंने खुद, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 मैंने खुद लगा दिया, 8 2 हो गया 16, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर 0 लगा दिया तो 8 5 हो गया। गोया के मेरे बच्चे आपके पास 0.625 ग्राम आइस क्या होगी, मेल्ट कर जाएगी, 0.625 ग्राम आइस आपके पास मेल्ट कर जाएगी। तो आपके पास इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, नंबर 1। और आपके पास वाटर कितना है, वाटर पहले 5 ग्राम था, इसमें 0.625 ऐड हो गया, मिला के कितना हो गया 5.625 ग्राम पानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस कितना था, आइस पहले 5 ग्राम था और 0.625 ग्राम इसमें से माइनस कर दिया आपने। ठीक है, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 4.375 ग्राम, आई गेस 4.375। ये आइस है और ये पानी है। अब कोई बोले कि सर आइस और पानी का मिक्सचर रखा हुआ है, आइस मेल्ट क्यों नहीं कर रही, अबे टेम्परेचर एक कॉमन हो गया ना, जब टेम्परेचर ही इक्विलिब्रियम पे आ गया तो आइस मेल्ट नहीं करेगी। क्लियर है, समझ में आता है। चलो एक सवाल और दे रहा हूं, जल्दी से कर लो। अगर आपको बोला जाए कि आइस का टेम्परेचर था -60 डिग्री सेल्सियस, अब बताओ क्या होगा। अब तो कर लोगे यार, आसान है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तो कर लोगे, जल्दी से करके बता दो, आसान आसान चीजें हैं ना, कोई मुश्किल चीज तो पड़ी नहीं रहे। ठीक है, देखो, हाँ भाई कर लिया, चलो देखो जल्दी से। हमारे पास सेम सवाल है,
बस उस सवाल के अंदर मैंने क्या किया, माइनस का 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वही वाली चीज़ है। 5 ग्राम पानी है 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आना है, समझो लेकर आना है अगर आपने, तो क्या होगा, मैं एक और चीज़ भी सोच रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। अभी एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, वो भी बना दूंगा अभी इसके बाद, ताकि आपके कॉन्सेप्ट का फील आ जाए। ठीक है, खैर 5 ग्राम पानी था मेरा बेटा, इसको आप 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाए तो इतनी हीट एनर्जी आपके पास अवेलेबल है। अब आपके पास 5 ग्राम आइस है, कहाँ चला गया आइस, ये रहा, 5 ग्राम ऑफ आइस एट -60 डिग्री सेल्सियस है। तो मेरा बेटा आपके पास 5 ग्राम क्या है, आइस है एट -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, है, इसको कहाँ पे लेके आना है, 0 डिग्री सेल्सियस में। तो गोया आपने आइस का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हीट चाहिए होगी ना भाई, कितनी हीट चाहिए होगी वो देख लो जरा कितनी हीट चाहिए होगी। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। कितना चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है भाई साहब, 60 आ रहा है। ठीक है सर, 2 1 जा 2 3 जा 0 एज इट इज आ गया। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा हो गया 15, 0 एज इट इज आ गया। तो भाई साहब जरा समझो, आपके पास 150 कैलोरीज ऑफ हीट, गौर से सुनना, आपके पास 150 कैलोरीज ऑफ हीट चाहिए अगर आपने आइस का टेम्परेचर, इतनी आइस का टेम्परेचर -60 से 0 पे लेके आना है। तो क्या आपके पास ये हीट अवेलेबल है? यस सर अवेलेबल है। गोया ये सारी चली जाएगी? यस सर चली जाएगी। आपके पास हीट बची कितनी? 0 कैलोरीज हीट बची। जब पीछे आपके पास हीट बची नहीं, तो इसका मतलब आपका जो मिक्सचर है उसमें 5 ग्राम पानी है, 5 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस मेल्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट का फील आया? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 ही रहेगा, आइस मेल्ट नहीं करेगा, बस अब 5 ग्राम आइस और 5 ग्राम वो रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एक सवाल अब और करते हैं ताकि मजा आ जाए। अगर आपके पास आइस का ब्लॉक जो है वो मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, एक ही सवाल से सारे कॉन्सेप्ट बनाते चलते हैं। अब समझो जरा, अब देखो गौर से, अब एक नई बात आने वाली है, जरा दिमाग के सारे ढक्कन खोल के अच्छे से अटेम्प्ट करना सवाल को। सवाल क्या कहता है, 5 ग्राम ऑफ पानी है एट 30 डिग्री सेल्सियस, इसको मेरा बेटा आपने मिक्स किया विथ 5 ग्राम ऑफ आइस एट -100 डिग्री सेल्सियस और फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। आपने बोला ठीक है सर, कोई टेंशन की बात नहीं है, करते हैं। भाई साहब वही बात, 5 ग्राम पानी है एट 30 डिग्री सेल्सियस, आपने मान लिया कि ये ठंडा होकर 0 डिग्री सेल्सियस पे गया तो ये हीट लिबरेट करेगा। ठीक है सर, Q इज इक्वल टू एम सी, इसका C कितना है 1, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है 30। मैं बोला ठीक है सर, 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ भाई साहब 150 कैलोरीज। गोया कि जब ये 5 ग्राम पानी आपका, जब ये 5 ग्राम पानी आपका 30 से 0 पे आएगा तो कितनी हीट लिबरेट करेगा? 150 कैलोरीज की हीट लिबरेट करेगा। आपने बोला जबरदस्त। अब आप देखो, गौर से सुनो, समझो समझो समझो, आपका जो आइस है वो कहां है? -100 पे। अच्छा, मान लेते हैं कि भाई ये जो आइस है -100 डिग्री सेल्सियस पे, ये जा रहा है कहां पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं कि ये जो आपका आइस है ये कहां जा रहा है? -100 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। ठीक है सर, सही हो गया। अब समझो कितनी हीट चाहिए होगी? Q इज इक्वल टू एम सी, कितना है 1/2, डेल्टा टी निकालो जरा। 0 माइनस माइनस, भाई फाइनल 0 है, इनिशियल -100 है, तो 0 माइनस -100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 100 इज 100। आपने बोला ठीक है सर, 2 1 जा 2 5 जा 10 होता है, 0 एज इट इज आ गया। अब 50 को मेरे बच्चे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 और 0 एज इट इज आ गया। 5 5 जा 25, 0 एज इट इज आ गया। अब यहां पे आप सीखो, कॉन्सेप्ट का फील लो। आपको 250 कैलोरी की हीट चाहिए ये कार्रवाई करने के लिए। कितनी हीट चाहिए? 250 कैलोरीज की हीट चाहिए आपको ये कार्रवाई करने के लिए। समझ आया? 250 कैलोरी की हीट चाहिए अगर
5 ग्राम आइस को -100 डिग्री सेल्सियस से कहां लेके जाना है, 0 पे। तो आपके पास अवेलेबल हीट कितनी है, 150 कैलोरीज। चाहिए कितनी, 250 कैलोरीज। तो क्या आपके पास हीट शॉर्ट पड़ रही है या हीट एक्सेस है, लेफ्ट है या मजीद चाहिए, मजीद चाहिए। कितनी हीट मजीद चाहिए, सोचो कितनी हीट मजीद चाहिए, 100 कैलोरीज की हीट मजीद चाहिए अगर इसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर माना जाए। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक टेम्परेचर कॉमन दोनों का। आपको मजीद हीट चाहिए, इतनी हीट मजीद चाहिए। अब क्या होगा, सोचो, जब मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखी हुई है, मैंने कहा था अगर आइस का 1 ग्राम का ब्लॉक एट द मेल्टिंग पॉइंट कन्वर्ट हो 1 ग्राम ऑफ लिक्विड में, तो इतनी हीट उसको चाहिए। आप आइस को दोगे, 1 ग्राम आइस का ब्लॉक है, उसको 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट करना है एट द मेल्टिंग पॉइंट, तो आप इतनी हीट दोगे। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। और वाइस वर्सा, अगर आपका लिक्विड एट द मेल्टिंग पॉइंट, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, कन्वर्ट हो रहा है आइस के अंदर, तो वो हीट लिबरेट करेगा इतनी ही। 1 ग्राम पानी 1 ग्राम बर्फ बनता है, तो वो यही हीट लिबरेट करता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में पढ़ाई थी बात। भाई पानी बर्फ में जा रहा है तो वो हीट लिबरेट करेगा, तो उसमें जाएगा। जैसे बर्फ पानी में जा रहा है तो उसे हीट दोगे तो वो जाएगा। इसी तरह वहां से यहां आ रहा है तो वो हीट देगा। अब देखो, इसका मतलब आपको ये 100 कैलोरीज की जो हीट है, ये क्या है, ये आपको मजीद चाहिए। जब ये आपको मजीद चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो पानी है अब उसमें से बर्फ कन्वर्ट होगी। सर क्या सारा पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं नहीं, क्यों, सोचो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय LF। आपके पास पानी कितना अवेलेबल है, पानी, आइस की बात नहीं कर रहा, पानी है 5 ग्राम। अगर पूरा का पूरा ये 5 ग्राम पानी कन्वर्ट हो जाए तो आपके पास हीट कितनी लिबरेट होगी, 400 कैलोरीज। क्या आपको 400 कैलोरीज हीट चाहिए, नहीं चाहिए। आपको कितनी चाहिए, सिर्फ 100 कैलोरी चाहिए। 400 आपको नहीं चाहिए, आपको कितनी चाहिए, सिर्फ 100 कैलोरी चाहिए, सिर्फ 100 कैलोरी। तो कितना पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा, चेक कर लेते हैं भाई। Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय LF। हीट कितनी चाहिए, 100 कैलोरीज चाहिए ताकि ये वाला टास्क अचीव हो सके। ठीक है, हीट ऑफ ये फ्यूजन कितनी है भाई, 80 है। 0 से 0 मर गया, 10 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू M। ठीक है सर, 8 1 से 8 होता है, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया, 4 बचा, क्या बचा, 1.25 ग्राम। अब समझे क्या आप, अब जरा इक्विलिब्रियम पे आ जाओ। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। एक आइस एक वाटर, दोनों कंसीडर कर लेते हैं। पहले आइस भी 5 ग्राम था, वाटर भी कितना था, 5 ग्राम। अभी वाटर में से 1.25 ग्राम कन्वर्ट हो गया आइस में, ताकि ये हीट दे सके, ताकि ये काम हो सके। तो माइनस कर दिया आपने 1.25 ग्राम। पीछे कितना बच गया भाई, 3.75 ग्राम ऑफ द वाटर बच गया। पहले आइस इतना था, अब इसमें आपका 1.25 ग्राम पानी फ्रीज होके ऐड हो गया, तो कितना हो गया भाई साहब, 6.25 ग्राम हो गया। क्लियर है। तो आपका जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें आपके पास 6.25 ग्राम आइस मौजूद है और आपके पास 3.75 ग्राम पानी मौजूद है। तो इस तरह के सवालात ना आपसे वो अक्सर पूछता रहेगा, बार बार पूछेगा। एक सवाल और बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का मजीद क्या हो, फील आ जाए। ठीक है सर, चलें बताएं। इसको करते हैं चेंज। सर अब हम इसको देख के तो पक गए, अब कोई और चीज़ कर दें, कोई और चीज़ करते, टेंशन नहीं लो, नई वेरिएशन आएगी। अब जैसे नई बला होती है ना वैसे नई बला आएगी। ठीक है इसको भी चेंज कर दें थोड़ा सा, 10 ग्राम ऑफ वाटर मान लो इसको, ठीक है, और इसको आप कर दो डम 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 डम। इसको आप कर दो 90 डिग्री सेल्सियस, इसको आप कर दो 90 डिग्री। चलो अब मेरा बेटा आपका सेम सवाल है, दोबारा अटेम्प्ट करो। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। कहता है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस and 5 gram of ice at -40 degree Celsius are mixed together in a calorimeter। आपने मिक्स कर दिया। Find the final temperature and the
कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, आपसे ये एक सवाल कह रहे हैं, सही है। चलो आ जाओ देखते हैं हम जरा, वही काम करेंगे। मुझे नहीं पता भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है, मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है सर, मान लो भाई, क्या आपको क्या फर्क पड़ता है। 10 ग्राम आपका पानी है और अभी टेम्परेचर क्या है भाई 90 डिग्री सेल्सियस, ये कहाँ जा रहा है भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर आप 10 ग्राम पानी को जो कि अभी 90 डिग्री सेल्सियस पे, उसको आप ठंडा करके लेकर आओगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे बच्चे ऑब्वियस सी बात है हीट एनर्जी लिबरेट होगी, जी सर होगी। कितनी हीट एनर्जी लिबरेट होगी, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ऐसे ही है ना भाई। भाई जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट कैपेसिटी का काम आता है। मास कितना है पानी का 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की बात चल रही है तो 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया भाई 90। कितनी हीट एनर्जी लिबरेट हुई है जनाब 900 कैलोरीज, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो देखो, आपके पास मेरा बेटा 5 ग्राम क्या है, ये आइस है, और कहां पर है माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मुझे इस आइस का टेम्परेचर -40 से बढ़ा के 0 पे लाना हो, कहां से -40 से 0 पे लाना हो, तो कितनी हीट चाहिए होगी, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। यहां पे हीट कैपेसिटी जो है वो आइस की आएगी। मास कितना है इसका 5, C कितना है इसका 1/2 या 0.5, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर कितना है 40, भाई 0 मतलब 40 से -40 से 0 पे जा रहे हैं, ठीक है सर। तो 2 to the 4 और 0 एज इट इज आ गया, आपने बोला ठीक है सर, समझ में आता है। 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सुनो गौर से, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया जनाब 100 कैलोरीज हो गया। इसका मतलब 100 कैलोरी का हीट चाहिए, 100 कैलोरी का हीट चाहिए 5 ग्राम आइस को -40 से 0 पे लाने के लिए। आपके पास अवेलेबल कितना है 900 कैलोरीज, तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, 900 कैलोरीज अवेलेबल है ना, कोई टेंशन नहीं है। 9 में से ये 100 कैलोरी निकाल दो, पीछे अभी भी कितना बच गया 800 कैलोरीज स्टिल लेफ्ट है, 800 कैलोरीज स्टिल लेफ्ट है, अभी भी बचा हुआ है 800 कैलोरीज। अच्छा अब मुझे बताओ, अब ये जो आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। ये जो आइस है, अब ये आइस है, अब ये जो आइस है ये है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। अगर मुझे इसे मेल्ट करना हो, पूरे आइस को मेल्ट करना हो, पूरे आइस को मेल्ट करना हो, कितना हीट चाहिए होगा। अब बोलोगे सर बहुत आसान है, Q इज इक्वल टू M इंटू LF, भाई जो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। मास कितना है 5 ग्राम आइस है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 हो गया 40, 0 एज इट इज आ गया, कितनी बनी 400 कैलोरी। क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा 400 कैलोरी की अगर हीट मिल जाए, 400 कैलोरी की अगर हीट मिल जाए तो आपका ये 5 ग्राम आइस पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा। 800 कैलोरीज अवेलेबल थी, 800 में से 400 माइनस कर दो, भाई 400 मेल्ट करने में चली गई। अभी भी आपके पास कितनी हीट बच गई 400 कैलोरीज की हीट आपके पास अभी भी बची हुई है, लेफ्ट है, अभी भी बची हुई है। अब मिक्सचर की शक्ल क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5 ग्राम पानी पहले से था, 5 ग्राम पानी अब आ गया। भाई 5 ग्राम पानी तो ये था, ये जिसके ठंड, सॉरी 5 ग्राम नहीं तो 10 ग्राम था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम पानी पहले से था। अबे जो 90 से ठंडा होके आया था 10 ग्राम पानी पहले से था, ये रहा सर। और आपके पास ये जो 5 ग्राम पानी है, सुनना गौर से, ये जो आपके पास 5 ग्राम पानी है ये अब आ गया। भाई 5 ग्राम आइस पहले यहां आया, फिर वो मेल्ट होके आ गया। तो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास 15 ग्राम पानी मौजूद है और हीट अभी भी मौजूद है। तो इसका मतलब अब ये टेम्परेचर क्या होगा, और बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा निकाल लो, कितनी हीट अवेलेबल है 400 कैलोरीज, मास कितना है 15 ग्राम पानी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है 1, डेल्टा टी आपने निकालना है। ये इनिशियल टेम्परेचर कितना है अभी आपके पास, ये रहा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इधर ले आओ, 400 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू डेल्टा टी, और डेल्टा टी को आप क्या लिखोगे T2 माइनस का 0, जो भी फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है सर। सॉल्व कर लो, 5 3 ज़ा 15, ठीक है सर, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 होता है, ठीक है सर, और 0 एट आ गया, क्या बना 80 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व कर लो, 3 2 ज़ा क्या होता है भाई साहब 6 होता है, ठीक है सर, 2 यहाँ चला गया, 3 6 क्या होता है 18 होता है, 20 में से 18 गया, 2 बच गया, तो फिर आ जाएगा, ठीक है।
अब 26.66 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेरा बेटा इस केस में आपके पास जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है वो क्या है 26.67 डिग्री सेल्सियस, 26.67 डिग्री सेल्सियस। गोया कि आपने सीखा क्या, लाजमी नहीं है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमेशा ये हो, ये हम सवाल को देखकर कि बची हुई हीट है या चाहिए हीट, चाहिए हीट या बची हुई हीट, उसकी बेस पे हम ये लेके चल रहे होते हैं। तो ये भी आ गया, ठीक है। छाप लो जल्दी से, एक आखिरी सवाल करते हैं एंड देन वी आर डन विद दिस लेक्चर। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक और पास पेपर का क्वेश्चन मेंशन हुआ है। कहता है 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड, मतलब डाला गया, इज पोर्ड ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक ऑफ आइस है और कहां पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मास ऑफ आइस दैट मेल्ट, यानी कि आपको ये कह रहे हैं एक बड़ा सा ब्लॉक ऑफ आइस है, उस पर आपने क्या किया 80 ग्राम पानी डाला एट 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि उसका टेम्परेचर क्या था 30 डिग्री सेल्सियस था। अब जाहिर है ये हॉट बॉडी बन जाएगा, जब आप इसको आइस के ब्लॉक पे डालोगे तो ये हॉट बॉडी है। अब देखो आपके पास कितना है भाई 80 ग्राम ऑफ वाटर है और अभी इसका टेम्परेचर क्या है भाई साहब 30 डिग्री सेल्सियस। जब इसको आप आइस पे डालोगे, मान लो इसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो 80 ग्राम पानी जब 30 से 0 पे आएगा तो आपने पानी को ठंडा किया, तो जो वो एनर्जी रिलीज करेगा वही तो आइस को मेल्ट करेगी। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो M ये रहा, C इसका 1 है अभी पढ़ के आए, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है भाई 30। कितनी एनर्जी रिलीज होगी 8 3 जा हो गया 24, 2 0 आ गए एज इट इज। गोया के 2400 कैलोरीज की एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। अब आपने ये बताना है ये 2400 कैलोरीज से कितना आइस मेल्ट होगा। आपको पता है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एज लेटेंट हीट इस्तेमाल होगी। अब ये बात समझ में आ रही है भाई, जो एनर्जी 80 ग्राम पानी की 30 से 0 पे ठंडा होने पर अवेलेबल हुई है, ये इस्तेमाल कैसे हुई है मेल्टिंग ऑफ द आइस के अंदर। तो मेल्टिंग ऑफ द आइस का मतलब लेटेंट हीट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो Q इज इक्वल टू M इंटू LF। तो Q कितना है अवेलेबल 2400 कैलोरीज अवेलेबल है। मास आपको कैलकुलेट करना है जो आइस का मास मेल्ट हुआ है। LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है भाई 80 कैलोरीज पर ग्राम होती है। ये 0 से 0 मर गया, आपने बोला ठीक है सर, 8 3 जा 24 हो गया, 0 एज इट इज आ गया। तो गोया जो मास ऑफ द आइस ये मेल्ट करने की सलाहियत रखता है वो कितनी है भाई 30 ग्राम है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया अल्फा 30 ग्राम। इसमें और क्या कर सकता था, आपको वो यहां कह देता कि लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस और इसका मास आपको दे देता लेट से 70 ग्राम। आपको कहा उसने कि जो आइस का ब्लॉक है इसका मास कितना है 70 ग्राम। आगे आपको कहता कि भाई फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो अवेलेबल हीट थी उसने 30 ग्राम मेल्ट कर दिया। और अगर मैं मान लेता कि 70 ग्राम ब्लॉक ऑफ आइस है तो 70 में से 30 मेल्ट कर गया, बाकी कितना पीछे बच गया 40 ग्राम। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 40 ग्राम आइस होती और पानी कितना होता 80 ग्राम, और जो मेल्ट कर गया 110 ग्राम पानी होता और बाकी 40 ग्राम क्या होती आइस होती। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो मेरा बेटा टॉपिक्स थे हमारे, ये थे हीट से रिलेटेड। यहां पे हमारा हीट का टॉपिक खत्म होता है। अगले लेक्चर से नया चैप्टर शुरू होगा। बेसिकली वो नया चैप्टर नहीं है बजाते खुद, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अब शुरू होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स 01 02 करके उसकी सीरीज चलेगी, उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, उनके प्रोसेसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेसेस, उनके ग्राफ, पीवी डायग्राम से वर्क डन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन क्लॉसियस स्टेटमेंट्स, फिर कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इंट्रोपी के कॉन्सेप्ट्स, वो सारे अब थर्मोडायनेमिक सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।